तो यस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द वेरियस सेक्शंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के वेरियस सेक्शंस क्या थे? हमने पढ़ा था ऑडिट जो होती है वो एक भाई स्पाइनल कॉर्ड ऑडिट की क्या है, ऑडिट किस लॉ पे बेस्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट कोई भी बिना लॉ के होगा तो वो भाई मजबूत नहीं होगा, वो दमदार नहीं होगा, वो जानदार नहीं होगा। तो ऑडिट की जो स्पाइनल कॉर्ड है, ऑडिट का जो स्ट्रक्चर है जिसपे बेस्ड है, वो है सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और जी हाँ, सेक्शन हमको लास्ट क्लास में ही याद हो गए थे, 139 से 148 के सेक्शंस याद हो गए थे। एक निमोनिक हमने बनाया था बड़ा प्यारा सा, ठीक है। एक रैप सॉन्ग भी हमने इजाद किया था, है ना, नया रैप सॉन्ग भी हमने इजाद किया था। क्या था? आओ जी, जाओ जी, जांच परख करवाओ जी, ऑर्डर को कर्तव्य बताओ जी, उसकी रिस्ट्रिक्शंस बताओ जी, ऑडिट रिपोर्ट साइन कराओ जी, मीटिंग भी अटेंड करवाओ जी, कुछ गलत किया तो उसे दंड दिलवाओ जी, आओ जी, जाओ जी। So that was the you know द रैप सॉन्ग विच वी हैड क्रिएटेड। और हाँ, ये रैप सॉन्ग को यूज करके आप सारे के सारे सेक्शन नंबर्स भी याद रख सकते हो। अच्छा, क्लियरली बोल रहा हूँ भाई, सब सेक्शंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सब सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने अपना जो सबसे पहला सेक्शन था 139 वो शुरू करा था कि भाई ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने इससे शुरुआत करी थी और अपॉइंटमेंट का जो सेक्शन था 139 उसका हमने सबसे पहले देखा था फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, ठीक है। अब जब कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है, जब कंपनी नई नई बनी है, तो इमीडिएटली ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, उस वक्त ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, हमको ये चीज समझनी है सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर्स होंगे, वो कैसे अपॉइंट होंगे, हमने लास्ट क्लास में नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए बात समझी थी। जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसके जो ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे, इनिशियली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर देंगे। कितने दिनों में करेंगे? 30 डेज में करेंगे। सर, आपने बताया था ऑडिटर को अपॉइंट करने की रिस्पांसिबिलिटी शेयर होल्डर को होती है। हाँ जी हाँ, शेयर होल्डर को ही होती है। जो कंपनी के मालिक हैं उनको रिस्पांसिबिलिटी होती है ऑडिटर अपॉइंट करने की। लेकिन क्या करें, फर्स्ट ऑडिटर है ना, फर्स्ट ऑडिटर, तो ये तो साल के बीच में कभी भी अपॉइंट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि साल की शुरुआत में अपॉइंट हुआ है, साल के बीच में कभी भी अपॉइंट हो सकता है। तो इंतजार करना कि कब एजीएम होगी, कब हम सारे के सारे शेयर होल्डर्स को कलेक्ट कर पाएंगे, ये एक लंबा समय होगा इंतजार का, है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एक भी मिनट, एक भी दिन किसी कंपनी के पास ऑडिटर ना हो। हर कंपनी के पास ऑडिटर हर समय होना चाहिए। इसलिए इनिशियली ही भाई ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया जाता है। विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ये ऑडिटर 139 सबसेक्शन 6 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। तो अब अगर मेरी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई सपोज 17 जुलाई को, 17 ऑफ जुलाई को, तो 17 जुलाई से 30 डेज काउंट करना, ठीक है। 30 डेज में आपको फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है। हमने लास्ट क्लास में इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था भाई, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। आओ आज ना सबसे पहले क्या करते हैं, सेक्शन को रीड करते हैं। बुक में आ जाओ जरा, बुक में सेक्शन को रीड करते हैं और देखते हैं जो हमने पढ़ा था क्या सेक्शन में भी वही बात एग्जैक्टली लिखी है या नहीं लिखी। सो सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। सर, ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी, लास्ट क्लास मैंने डेफिनेशन बताई थी भाई। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच 51% or more shares are attributable to either the central government or the state government or mixture of both, उसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। जहां गवर्नमेंट के स्टेक होते हैं उसे बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है सर। सो अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो फर्स्ट ऑडिटर जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। कितने दिन में अपॉइंट करते हैं? 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। जी हाँ, जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है शेयर होल्डर्स की, लेकिन शेयर होल्डर्स को इतने अर्जेंट बेसिस पे एक्यूमुलेट करना संभव नहीं होता। हम कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, शेयर होल्डर्स को छोड़ो, आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का राइट किसको दे दो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही फर्स्ट अपॉइंट करने का राइट दे दो। अच्छा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट ना कर पाए तो क्या होगा? इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डू नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑन टाइम, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स का क्या मतलब है? मेंबर्स का मतलब है भाई शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दो, हु शैल विद इन 90 डेज एट एन ईजीएम, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना भाई, ईजीएम में अपॉइंटमेंट होता है। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो 90 डेज के अंदर अंदर ईजीएम में शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना पड़ता है एक नया ऑडिटर। तो 30 डेज दिए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम नहीं करते 30 डेज के अंदर अंदर, तो भाई
हम किसको बोल देते हैं भाई मेंबर्स, सुनो तुम ही कर दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो काम नहीं किया, तुम ही कर दो ये काम कि 90 डेज के अंदर अंदर। तो 30 डेज तो पहले 30 डेज दिए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जब वो 30 डेज खत्म हो गए वहां से स्टार्ट हो गया 90 डेज का टेबल, हमारे शेयर होल्डर के पास चला गया, शेयर होल्डर को अपॉइंट करना है। मतलब नेट नेट अगर टोटल मिलाएं तो कितना समय मिला कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, 120 दिन। पहले 30 दिन मिले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, 90 दिन मिल गए शेयर होल्डर को। लेकिन ये मत समझना कि सर फिर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम करेंगे नहीं, कहेंगे अरे छोड़ना शेयर होल्डर तो अपॉइंट कर ही लेंगे, मैं अपॉइंट नहीं करता तो चल जाएगा काम। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर डिफॉल्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और अगर ये एमसीए ने पकड़ लिया तो एमसीए पेनल्टी भी लेवाया कर सकती है कंपनी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि अरे सर 90 दिन दिए हुए तो है शेयर होल्डर को, वो ही अपॉइंट कर लेंगे, मैं क्यों अपॉइंट करूं, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दे तो नहीं जी नहीं, नहीं बोल सकते। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस होते हैं, अगर आपने सेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतनी आसानी से ये 30 डेज की जो विंडो है इसको लैप्स होने नहीं देंगे। वो कोशिश करेंगे कि भाई इसके अंदर हम ऑर्डर को अपॉइंट कर लें। हाँ, कोई एकदम कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई बहुत आपातकालीन स्थिति आ गई, डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई कोई, उसमें भाई ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस आउट कर दें इन शेयर होल्डर, इन ऑर्डर्स को अपॉइंट करना, और शेयर होल्डर्स को बोल देना कि आप अपॉइंट कर दो। बट यूजुअल सर्कमस्टांस में ऐसा नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है सर, ये जो ऑडिटर आएगा इस कंपनी में, ये कब तक रहेगा ऑडिटर इस कंपनी का? क्या ऐसा होता है कि एक बार जो ऑडिटर कंपनी में आ गया वो हमेशा हमेशा के लिए उस कंपनी का ऑडिटर बन जाएगा और फिर वो चेंज नहीं होगा? ये जो ऑडिटर आया फर्स्ट ऑडिटर, ये कब तक ऑडिटर रहेगा? ये भी तो बात है ना। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने सालों तक ये ऑडिटर रहेगा, वो अब देखने वाली बात है। ठीक है, तो टेन्योर ऑफ द ऑडिटर, टेन्योर का क्या मतलब होता है? सबसे पहले समझो टेन्योर का क्या मतलब होता है। टेन्योर का मतलब होता है कितने समय तक वो ऑडिटर रहेगा, उसकी ऑडिटरशिप कितने समय तक वैलिड रहेगी। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक ये बंदा जो ऑडिटर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रखा, कितने समय तक ये ऑडिटर रहेगा, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑडिटर। अब हम अगली चीज ये पढ़ने जा रहे हैं। सो टेन्योर ऑफ ऑडिटर इज टिल कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। तो जी हाँ, हम इंतजार करेंगे कब उस कंपनी की फर्स्ट एजीएम होगी, क्योंकि अभी अभी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो उसकी फर्स्ट एजीएम होगी। उसकी फर्स्ट एजीएम में वापस हम अपने शेयर होल्डर्स को बोल देंगे कि अरे भाई शेयर होल्डर्स, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की, तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। हमने जब तक तुमने एजीएम नहीं करी थी तब तक हमने एक ऑडिटर टेम्पररी टाइम के लिए, शॉर्ट समय के लिए ला के रख दिया कंपनी में। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब जो ऑडिटर सेलेक्ट होगा तुम्हारा होगा, हमारा ऑडिटर अब रिजाइन कर देगा या वेकेट कर देगा। हाँ, तुम्हें अगर लगे कि हमने जो ऑडिटर सेलेक्ट किया है वो अच्छा भला है, काम अच्छे से कर रहा है, तो तुम उस ऑडिटर को वापस अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन जो हमने फर्स्ट ऑडिटर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट ऑडिटर को सिलेक्ट किया, उसका भाई टाइम पीरियड कब तक रहेगा? उसका टाइम पीरियड रहेगा जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती उस कंपनी की। तो फर्स्ट एजीएम तक हमारा फर्स्ट ऑडिटर रहेगा। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना काम पूरा कर दिया कि भाई एजीएम आनंद फानन में एकदम हम एजीएम बुला नहीं सकते, तो आप एक बार को तो ऑर्डर सेलेक्ट कर दो। लेकिन वो ऑर्डर कब तक ऑडिटर रहेगा? जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती। जैसे ही फर्स्ट एजीएम हो गई, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है वो रिजाइन कर जाएगा भाई, वो छोड़ देगा हमारी कंपनी को, और जो कंपनी है वो किसके हाथों में चली जाएगी? ऑडिटर अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में चली जाएगी? शेयर होल्डर्स के हाथों में चली जाएगी। फिर शेयर होल्डर्स जाने, उनका काम जाने, फिर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, हम उसमें किसी भी तरह की फिर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर का टेन्योर कब तक रहता है, टाइम पीरियड कब तक रहता है? जब तो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा वो रहेगा कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। जब तक फर्स्ट एजीएम कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक हमारा जो ऑर्डर है वो ऑडिटर रहता है। सो टेन्योर ऑफ द ऑडिटर इज टिल कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कंक्लूड होने तक हमारा ऑर्डर ऑडिटर रहेगा। आओ जरा पढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। पहले एजीएम के कंक्लूजन तक जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर है वो अपना ऑडिटरशिप होल्ड करेगा। जी हाँ, फर्स्ट एजीएम जैसे कंडक्ट होगी वैसे ही पड़ला बॉल किसके कोड में चली जाएगी भाई? वो चली जाएगी शेयर होल्डर। फिर शेयर होल्डर नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा और अपना काम संभालेगा। ठीक है, तो हमने टेम्परली उसका काम संभाला शेयर होल्डर का, फर्स्ट ऑडिटर को हमने अपॉइंट कर डाला। ठीक है, सो दिस इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(6), अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उस केस में फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है भाई? ऐसे अपॉइंट होता है। चलो अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। अरे भाई गवर्नमेंट कंपनी भी तो हो सकता है ना नई नई खुली हो, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है ना न्यू न्यू अपॉइंट हुई, नई नई खुली हो गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करेगा?
फर्स्ट ऑर्डर, ये है अब सवाल। तो अब सुनना जरा यहां पर बात ध्यान से। भाई गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं, और जहां पर भी गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं वहां पर भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं एलिमेंट आता है करप्शन का। करप्शन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडियन सिनारियो, although in recent years it has improved a lot, but still corruption still remains one of the big menace which government is targeting to hit. तो करप्शन का बहुत ज्यादा चांस रहता है गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, जिसकी वजह से जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके ऑडिट की जो जिम्मेदारी दी गई है वो सीएजी को दी गई है। सीएजी एक गवर्नमेंट बॉडी होती है भाई, जिसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट बॉडी है और इसको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड ऑडिट का जो भी काम होगा वो तुम संभालोगे, ऑडिटर को अपॉइंट तुम करोगे। तो सीएजी जो होता है ना, उसके पास ऑडिटर्स की लिस्ट होती है, ऑडिटर्स एम्पैनल्ड होते हैं, ठीक है। तो जो प्राइवेट ऑडिटर्स होते हैं वो उसके नाम में एम्पैनल्ड होते हैं, और वो बहुत सीनियर ऑडिटर होते हैं, पता है, वो नए ऑडिटर नहीं होते, सीनियर ऑडिटर्स होते हैं जिनको 5 साल 10 साल हो गया है ऑडिटर बने हुए, वो लोग होते हैं जो सीएजी के लिस्ट में एम्पैनल्ड होते हैं। और वो वाले ऑडिटर्स सब भाई गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करते हैं, और सीएजी सिलेक्ट करती है कौन ऑडिटर होगा, ठीक है। तो जो पूरा भार है ना गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट का, वो किसको दे दिया गया? सीएजी को दे दिया गया, क्योंकि सीएजी इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो गवर्नमेंट कंपनी के ही ऑडिट करने का सारा भार अपने कंधों पे लिए हुए। सो इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के कंपनी के केस में, मान लो फ्रेशली इनकॉर्पोरेट हुई गवर्नमेंट कंपनी, उसके केस में भाई ऑडिट कौन करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? सीएजी डिसाइड करेगा विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के केस में 30 डेज दिए गए, सीएजी के केस में 60 डेज दिए गए फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी जब एस्टैब्लिश होगी, रजिस्टर होगी, उसके 60 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को भाई अपॉइंट करना पड़ेगा। और ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा कि हाँ भाई अगर ये गवर्नमेंट कंपनी तो इसका ऑडिट कौन करेगा। और 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी को अपॉइंट करने होते हैं ऑडिटर्स। अब अगर सीएजी ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर पाई 60 डेज के अंदर अंदर, तो वो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चली जाती है? अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चली जाती है, जिन्हें 30 डेज मिलते हैं ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। अगर सीएजी नहीं अपॉइंट कर पाई किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, थोड़ा डिले हो गया काम में, काम बहुत ज्यादा था सीएजी के पास, वो नहीं कर पाई अपॉइंट, या एम्पैनलमेंट में जो सीएस थे वो भाई सीएजी के पास इतने सीएस नहीं थे जो अपॉइंट कर पाए। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, सीएजी ने नहीं अपॉइंट किया, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर अपना ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं कर पाते ऑडिटर को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली किसके पास चली जाती है? मेंबर्स, जो कि शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास चली जाती है कि 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, भाई एजीएम नहीं, एजीएम नहीं, क्योंकि एजीएम तो पता नहीं कब होगी। कहा जाता है अर्जेंटली ईजीएम बुलाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यहां भी कहा जाता है अर्जेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, एजीएम का इंतजार नहीं करना, ईजीएम बुलाओ और मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स को बोलो कि ऑडिटर को अपॉइंट करें। तो ईजीएम के थ्रू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के थ्रू ऑर्डर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में, बोथ केस में। तो हाँ, यहां पर जो टाइम लिमिट दी गई है वो कितनी दी गई है? 60 डेज। क्योंकि देखो 30 डेज तो यहाँ, 60 डेज तो यहाँ वेस्ट हो गए ना सीएजी वाले में, तो यहाँ भाई कम डेज दिए गए, 90 डेज नहीं दिए गए, 60 डेज दिए गए शेयर होल्डर्स को अपने ऑर्डर को अपॉइंट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो हमेशा जल्दबाजी में अपॉइंट होता है, मतलब अनफन में अपॉइंट होता है, क्योंकि कंपनी एकदम से इनकॉर्पोरेट हो गई तो एक ऑर्डर फटाफट चाहिए, जल्दबाजी में चाहिए। तो जो टाइम लिमिट्स होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और अपॉइंटमेंट का तरीका जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दैट इज द प्रोविजन फॉर फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंटमेंट। ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसके अपॉइंटमेंट का ये तरीका है। आओ एक बार हम अपनी बुक में भी ये सेक्शन पढ़ लेते हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है भाई? गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139(7) है, ये 139(6) है। तो कौन अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को? अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और भाई एक डेफिनेशन दी हुई है, नीचे आ जाओ जरा, डेफिनेशन देखना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है A CAG is an authority established by Article 148 of the Constitution of India. तो ये अथॉरिटी
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपॉइंट हुई है, विच ऑडिट्स ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होंगे वो सीएजी ऑडिट करने की पावर रखता है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग दोज ऑफ बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से जो भी बॉडी फाइनेंस हुई है, गवर्नमेंट से जो भी बॉडी गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट के तहत है, वो सारी की सारी बॉडीज का ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा। तो ये है रोल सीएजी का, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में भाई फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करने का राइट किसका? सीएजी का। अच्छा, कितने दिन में सीएजी को, कितने दिन में ऑडिटर फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करना पड़ता है? सीएजी को भाई 60 डेज में फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया गया है सीएजी को एज कंपेयर टू द नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी को ऑर्डर अपॉइंट करना है, ठीक है। इन केस सीएजी ऑफ इंडिया डज नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑर्डर ऑन टाइम, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट सच ऑर्डर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास दे दी जाती है, 30 डेज में वो अपॉइंट करें। इन केस फेलियर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट सच ऑर्डर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट सच ऑर्डर विद इन 60 डेज एट इट्स ईच। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ना कर पाए तो फिर भाई हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं? मेंबर्स। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स को, कि वो हमारे ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एट एन ईजीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क करना, यहां भी मार्क करना, यहां भी मार्क करना। ईजीएम पे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ईजीएम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब ऐसी जनरल मीटिंग जहां पर आपातकालीन स्थिति में जो बुलाई गई है, इमरजेंसी में जो बुलाई गई है, और इमरजेंसी के डिसीजन लेने के लिए इस वाली मीटिंग को बुलाया जाता है। ईजीएम जो शेयर होल्डर्स करते हैं। एजीएम का भाई इंतजार नहीं करना। एजीएम का अगर मैं इंतजार करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हुए कहीं देर ना हो जाए। तो बस देर को अवॉइड करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के केस में काफी जल्दबाजी करते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर फटाफट फटाफट अपॉइंट हो जाए, ताकि एक, जैसे कहते हैं ना, एक भाई रक्षक, गार्ड, हमारे गार्ड एक गेट पे खड़ा है तो वो गार्ड की तरह ऑर्डर अपॉइंट होके हमारे पास आ जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि कंपनी शुरुआती दौर में ही, इनिशियल ही कोई गड़बड़ी ना कर सके। ये ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करने का। तो जल्दबाजी में हम फटाफट फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करते हैं। टेन्योर ऑफ ऑर्डर क्या रहता है? कितने टाइम पीरियड तक ये ऑडिटर ऑर्डर रहेगा? ये रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। जब फर्स्ट एजीएम जब तक कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक ये ऑर्डर रहेगा। फर्स्ट एजीएम के बाद भाई अपना यूजुअल प्रोसेस हम लोग शुरू कर देंगे सब्सिक्वेंट ऑर्डर को अपॉइंट करने का। ऐसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। चलो भाई, लास्ट क्लास में भी हमने केस स्टडी देखी थी, है ना। आज भी एक केस स्टडी देख लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पैरेट लिमिटेड हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट सीए मिस कोयल प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट एज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द कंपनी। तो एमडी कह रहा है भाई, एमडी, एमडी तोता है, ठीक है, मैना को वो ऑर्डर अपॉइंट करना चाहता है। देखो मतलब क्वेश्चन भी कैसे कैसे वो बनाते हैं, तोता मैना, मतलब कभी कभी हैरानी होती है क्वेश्चन बनाने वाला कैसा होता है। मस्त एकदम, तोता मैना, है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर है पैरेट लिमिटेड, कोयल लिमिटेड को अपॉइंट करते हैं एज प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट एज फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या एमडी के पास पावर है फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करने की या नहीं है? चैट बॉक्स में जरा लिख के बता दो। एमडी फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट कर रहा है मिस कोयल को फर्स्ट ऑर्डर, जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो एमडी के पास पावर है नहीं, और अगर नहीं है तो किसके पास पावर है, ठीक है। केस स्टडी नंबर 2 भी एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद दोनों के कंक्लूजन रीड कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ भारतीय इस्पात लिमिटेड, अ गवर्नमेंट कंपनी, वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इट्स मीटिंग आफ्टर 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर भारतीय इस्पात की, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, अपॉइंट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया, अरे भाई 30 डेज के अंदर अंदर किया, ये तो चेक कर लो कि 30 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 30 डेज के अंदर अंदर किया। हाँ सर, हाँ 30 डेज के अंदर अंदर किया, उल्टा 10 डेज में ही कर दिया, ठीक है। 30 डेज तो छोड़ो, 10 डेज में ही अपॉइंट कर दिया। अगर 10 डेज में अपॉइंट कर दिया तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ टाइम से अपॉइंट किया। तो बता दो जरा दोनों क्वेश्चन में। यस सार्थक सोलंकी, वेरी गुड। एमडी के पास नहीं है पावर, बीडीओ के पास है, वेरी गुड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, एमडी के पास पावर नहीं है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और दूसरे का आंसर बता दो भाई, दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर बता दो, सेकंड का ये आंसर, ये करेक्ट है क्या? 30 डेज के अंदर अंदर पॉइंट हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, करेक्ट है क्या? हाँ मेरे हिसाब से मुझे तो करेक्ट लग रहा है। करेक्ट है क्या? करेक्ट बताना, करेक्ट है क्या? तो फर्स्ट में तो है एमडी नहीं अपॉइंट कर सकता फर्स्ट ऑर्डर को, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करता है। सेकंड में बता दो करेक्ट है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेकंड में अपॉइंट किया है।
नहीं, क्यों नहीं भाई, कर तो दिया। क्यों क्यों इनकरेक्ट है, रीजन क्या इनकरेक्ट होने का? यस, परफेक्ट। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करने की जो पावर होती है सीएजी के बाद होती है। सीएजी अगर फेल हो जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आती है, यहां तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया। गलत है भाई, इस केस में भी गलत है। सो आप कंक्लूजन पढ़ेंगे, द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ भारतीय इस्पात इज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब इनवैलिड। अब देखो, हर क्वेश्चन अपना ऑडिट का चाहे लॉ का, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कॉमन तरीका है आंसर लिखने का। कैसे लिखते हैं आंसर? सबसे पहले आपको अपना एनालिसिस देना होता है, फिर कंक्लूजन देना होता है। आइडियली जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स एंड अबव, उसमें 3 पार्ट्स आप बनाओगे आंसर के, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। फर्स्ट पार्ट होगा प्रोविजन ऑफ लॉ, पार्ट 1 होगा प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है, पार्ट 2 होगा एनालिसिस, जो आपका केस है उसका एनालिसिस, और पार्ट 3 होगा कंक्लूजन। तो इन दोनों क्वेश्चन में ना प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं लिखा हुआ क्लियरली इतना ज्यादा, तो आपको 3 सेक्शन बनाने हैं, हर एक आंसर देते हुए आपको 3 पार्ट्स में अपना आंसर को ड्राफ्ट करना है। चलो भाई, समझ में आ गई बात? हाँ जी हाँ सर, समझ में आ गई बात। तो ये था भाई फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। और लास्ट क्लास में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो कि था ये, ठीक है, कुबेर खैनी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई, उसने अपने आप को, चंचल एमडी था, उसने अपॉइंट कर लिया अनुराज को एज द ऑर्डर। गलत था या सही था, हमने लास्ट क्लास में ये एनालाइज किया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया था। ठीक है सर, चलो भाई आओ करते हैं नेक्स्ट पार्ट, आओ करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे को क्या करना है भाई, इसको अपने रजिस्टर में लिखना है ना, और आंसर भी मुझे बताना है। इसको रजिस्टर में कॉपी करना है और आंसर भी मुझे बताना है। आओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है श्रीराम पिस्टन्स प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2 मई 2024। तो एक कंपनी है श्रीराम पिस्टन प्राइवेट लिमिटेड, कब इनकॉर्पोरेट हुई? 2 मई 2024 को इनकॉर्पोरेट हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड बोर्ड मीटिंग ऑन 15 जून। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग कब हेल्ड करी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग अटेंड करी, हेल्ड करी 15 जून को, ठीक है, ठीक है सर। 15 जून को बोर्ड मीटिंग अटेंड करी टू अपॉइंट मेसर्स विपुल एसोसिएट्स सीए फर्म एज द ऑडिटर्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। अब उन्होंने विपुल एसोसिएट को ऑडिटर बनाया, कितने सालों के लिए ऑडिटर बनाया? 5 इयर्स के लिए ऑडिटर बनाया, ठीक है। विपुल एसोसिएट को कितने साल के लिए ऑडिटर बनाया? 5 इयर्स के लिए ऑडिटर बनाया विपुल एसोसिएट को। कमेंट ऑन द अपॉइंटमेंट, आपको मिस्टर मेसर्स विपुल एसोसिएट के ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है, 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब देखो बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए थी? बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए थी 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ ना, रजिस्ट्रेशन हुआ 2 मई को, 30 डेज के अंदर अंदर आपका ऑडिटर भी अपॉइंट हो जाना चाहिए था। तो यहां पर है भाई 30 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट होना जाना चाहिए था, और ऑर्डर जो अपॉइंट हुआ वो 5 इयर्स के लिए ऑर्डर अपॉइंट हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत है तुमको तो बता दो जरा, दिक्कत है तो बता दो, क्या दिक्कत है चैट बॉक्स में बता दो, इसमें दिक्कत क्या है? 2 मई को अपॉइंट होना चाहिए था, अपॉइंट 2 मई को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर हुई, और जो ऑर्डर अपॉइंट किया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया 15 जून 2024 को। तुमको क्या दिक्कत है जरा चैट बॉक्स में बता दो। ओके, तो प्रॉब्लम बता दो जरा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय, यस वेरी गुड, सही पकड़े हैं। है दिक्कत है सर, विद इन 30 डेज नहीं हुआ, वेरी गुड। और 5 इयर्स के लिए नहीं हो सकता फर्स्ट एजीएम, वेरी गुड, बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही करेक्ट आंसर बताया अनुराज ने। देखो भाई बहुत सीधी सी बात, दो दिक्कतें हैं। नंबर 1, जब इनकॉर्पोरेट हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए था, बोर्ड मीटिंग अपॉइंट कर देना चाहिए था 30 डेज के अंदर अंदर, जब इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई वो 2 जून को हो गई, 2 मई को हो गई, लेकिन जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो 30 डेज के अंदर अंदर 2 मई को, और ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ 30 डेज के अंदर। पहली दिक्कत। दिक्कत नंबर 2, सर 5 साल का तो टेन्योर हो ही नहीं सकता फर्स्ट ऑडिटर का। फर्स्ट ऑडिटर तो अपॉइंट होता है टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट एजीएम, एजीएम जब एंड होता है तब तक फर्स्ट ऑर्डर होता है। वेरी 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 गुड आंसर, फर्स्ट एजीएम तक ही अपॉइंट कर सकते हैं, परफेक्ट। विद इन 30 डेज हो पाया, एंड सेकेंडली फर्स्ट एजीएम तक रहेगा, परफेक्ट परफेक्ट गाइज, परफेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो आपने आंसर को समझ तो लिया,
लेकिन अब उसको लिखना कैसे है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आंसर पूरा पूरा यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके लिए। ये आंसर आपको एज इट इज इसी तरह लिखना है। क्या है? एज पर सेक्शन 139(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द फर्स्ट ऑडिटर of a company shall be appointed by the board of directors within 30 days of registration of the company. board of directors को first auditor appoint करना है within 30 days of registration of the company। जब कंपनी रजिस्टर होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर board of directors को ऑडिटर अपॉइंट करना है। the auditors so appointed shall hold their office till conclusion of first AGM। तो दोनों आपने पहले प्रोविजन लिखा, ठीक है, इतना आपने पहले प्रोविजन लिखा, इसके बाद क्या लिखना है? इन द इंस्टेंट केस, ये आपका एनालिसिस। The appointment of auditor is done beyond 30 days of registration or incorporation of the company. Further, the appointment of first auditor is done till conclusion of first AGM only. Thus, the appointment of Messrs. Vipul Associates is invalid. Messrs. Vipul Associate का जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड होगा। अच्छा चलो, क्वेश्चन ने तो नहीं पूछा, मैं तुमसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अंदर बाय चांस इन्होंने गलती करी ना, 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट नहीं कर पाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए था जिससे कि विपुल एसोसिएट्स का अपॉइंटमेंट वैलिड हो जाता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए था जिससे कि ये अपॉइंटमेंट वैलिड हो जाता? अभी तो ऑडिट विपुल एसोसिएट वैलिड नहीं कर पाए, ठीक है, अभी तो वैलिड इनका नहीं है अपॉइंटमेंट, लेकिन विपुल एसोसिएट को ऐसा क्या करना चाहिए था जिससे कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये वैलिड हो जाता? ऐसा क्या स्टेप लेते विपुल एसोसिएट्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गलती करी? क्या करते? परफेक्ट, वो सीधा जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सीधा जाके मेंबर्स को बता देना चाहिए था, और मेंबर्स एक ईजीएम करते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करते, और वहां पर ऑर्डर को अपॉइंट करते, तो ये जो अपॉइंटमेंट था वो वैलिड हो जाता। वेरी गुड, तालियां बजाओ जरा, अपने लिए तालियां बजाओ। देखो मैं नहीं आंसर कर रहा, तुम लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है। तुम खास बात देखना, मैं नहीं आंसर कर रहा क्वेश्चन को, तुम आंसर कर रहे हो। मेरा बस रोल ये कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी किस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को लिखोगे, बस मैं ये चीज तुम्हें बताऊंगा। व्हाट शुड बी द फॉर्मेट इन विच द क्वेश्चन इज टू बी रिटन, दैट इज द ओनली रोल विच आई विल प्ले। ओके सर। सर तो मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे हम खुद ही को पढ़ा रहे हैं। तो क्या सर हम खुद ही को पढ़ा रहे हैं? हाँ यार, ये ऐसे ही हो गया जैसे तुम ही टीचर हो, तुम ही स्टूडेंट हो, तुम खुद को पढ़ा रहे हो, तुम अपने आप को पढ़ा रहे हो, ऐसा समझ लो। सर फिर एक बात बताओ, फिर हम आपको फीस क्यों दें? अगर हम खुद ही को पढ़ा रहे हैं तो फिर तो हमें खुद को फीस देनी चाहिए, हम आपको फीस क्यों दें? नालायक, उल्टी सीधी चीजें दिमाग में आती रहेंगी, बस कोई सीधी चीज कभी दिमाग में मत लाना, फालतू की बातें करा लो, उल्टी सीधी चीजें अपने दिमाग में लाते रहोगे, नालायक। आगे पढ़ो, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का केस स्टडी नंबर 3, थर्ड केस स्टडी। आओ पढ़ते हैं, तुम्हें अगेन सॉल्व करना है, पढ़ना है, रजिस्टर में लिखना है, और सॉल्व भी तुम्हें ही करना है। यस सर, आओ पढ़ो। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ खादी उद्योग लिमिटेड, अ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी है खादी उद्योग लिमिटेड, उनके जो फर्स्ट ऑर्डर है वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ओहो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 डेज के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, मजे आ गए भाई। टाइम लिमिट के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट हो गया, टाइम लिमिट के अंदर अंदर ऑर्डर अपॉइंट हो गया, और मैं अज्यूम कर रहा हूं एजीएम तक ही हुआ, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, मैं अज्यूम कर रहा हूं अगली एजीएम तक ही हुआ। अरे भाई बता दो वैलिड या इनवैलिड, बता दो वैलिड या इनवैलिड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, इनवैलिड। सार्थक सोलंकी का आंसर आ गया, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। अनुराज का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। सर गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑर्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते, वो तो अपॉइंट करता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। परफेक्ट आंसर, दोबारा बजाओ भाई अपने लिए तालियां। यस, as per section 139(7) of the Companies Act 2013, the first order of a company, government company, shall be appointed by CAG within 60 days of registration of the company. The order so appointed shall hold their office till conclusion of first AGM. In the instant case, the first order was appointed by the board of director, hence the appointment is invalid। ये अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ही नहीं चाहिए। वेरी गुड, अपने लिए जरा क्लैपिंग करो, ठीक है, अपने लिए क्लैपिंग वाला जरा इमोजी बनाओ, अपने लिए क्लैपिंग करो जरा। योर क्लैपिंग शुड बी फॉर योर सेल्फ, अपने लिए क्लैपिंग करो जरा। और अगर अपने लिए क्लैपिंग खत्म हो गई तो अगला पार्ट करें, नालायक। अपने लिए क्लैपिंग करनी है तो कितनी जल्दी, हाँ कितने जल्दी कितने सारे इमोजी आ जाते हैं। हाँ चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अरविंद मिल्स प्राइवेट लिमिटेड।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है भाई अरविंद मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. दे हैव अपॉइंटेड मेसर्स विकास एसोसिएट्स द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑन 35th डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ऑफ अरविंद मिल्स प्राइवेट लिमिटेड. जरा बताना ये जो कंपनी है ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है? जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है. ये गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि हमारा आंसर चेंज हो जाएगा ना. तो जरा सबसे पहली बात तो चैट बॉक्स में लिख के बता दो, अरविंद मिल्स प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है? तो मैं पता कैसे लगा क्या है ये? अनुराज कह रहे हैं नॉन गवर्नमेंट. पता कैसे लगा? पता कैसे लगा? whether it's a government company or a non-government company, ये मेरा सवाल है. And how did you recognize whether it's a government company or a non-government? रोमा रोहरा कह रही है नॉन गवर्नमेंट. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. वो कंपनी जिसका की जो सफिक्स होता है वो प्राइवेट लिमिटेड होता है वो हमेशा नॉन गवर्नमेंट होती है. गवर्नमेंट कंपनी में जो सफिक्स होगा वो हमेशा पब्लिक होगा या सिर्फ लिमिटेड होगा, ठीक है. प्राइवेट का मतलब ये है कि वो नॉन गवर्नमेंट है. प्राइवेट अगर वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब ये है कि वो नॉन गवर्नमेंट नहीं. लिमिटेड नहीं, लिमिटेड की वजह से नहीं, प्राइवेट की वजह से. लिमिटेड तो गवर्नमेंट कंपनी भी लिमिटेड लगाती है अपने नाम के आगे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट नहीं लगाती अपने नाम के आगे. चलो पता लग गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मतलब नॉन गवर्नमेंट है. पता लग गया. फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करने की ताकत किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ताकत है विद इन 30 डेज. लेकिन बेचारों ने, अनफॉर्चुनेटली दुखियारों ने नहीं अपॉइंट कर पाए 30 डेज के अंदर अंदर. वो लोग 35th डे फर्स्ट ऑर्डर को इनकॉर्पोरेट होने से कर रहे हैं. दे हैव अप्रोच्ड यू टू एडवाइस वेदर डिले ऑफ 5 days कैन बी कंडोन्ड. कंडोन्ड मतलब माफी माफी माफी. क्या माफ हो सकता है? 5 दिन का डिले हो गया है भाई, माफ हो सकता है? बता दो चैट बॉक्स में कि जो डिले है ऑर्डर को अपॉइंट करने में 5 दिन का, वो माफ हो सकता है या नहीं हो सकता? माफ कर दो भाई, 5 ही दिन का तो डिले है, प्लीज माफ कर दो. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अप्रोच कर लेते हैं, माफ कर दो, 5 दिन का ही तो डिले है. 5 दिन में क्या चला जाएगा अगर 5 दिन लेट ऑर्डर अपॉइंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर तो. अरे कर दो भाई, कंडोन कर दो, माफ कर दो भाई, माफी दे दो. इतने निर्दयी मत बनो, इतने कठोर दिल मत बनो, इतने पत्थर दिल मत बनो, थोड़ा सॉफ्ट दिल रखो. है यहाँ पर जब वो आएंगी तो बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा दिल. है उनके केस में अनुराज देखो कैसे कह रहे हैं, नो इट कैन नॉट बी कंडेन्ड. जब वो आती है ना तो अनुराज का दिल एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फिर बड़ा प्यार से बोलता है, हर चीज को माफ कर देता है. अभी नहीं माफ कर रहा, नहीं हो पाएगा रे बाबा. सार्थक कह रहे नहीं हो पाएगा रे बाबा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. वेरी गुड. नहीं सर, कोई कॉन्डोनेशन नहीं हो सकता. कॉन्डोनेशन की जगह हम एक राय दे देंगे. क्या राय दे देंगे भाई? कि शेयर होल्डर्स को बोल दो वो अपॉइंट कर दें. कॉन्डोनेशन तो नहीं हो सकता. सो आंसर क्या है? नो, द डिले कैन नॉट बी कंडोन्ड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद एमसीए. तो एमसीए अगर एप्लीकेशन भी फाइल कर दोगे ना तो भी डिले कंडोन नहीं हो सकता. डिले ये जो है लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं है जिसमें बोला गया है कि भाई हम 5-6 दिन आपका डिले कंडोन कर देंगे. ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है भाई इसमें कंपनीज एक्ट में. तो डिले तो नहीं हो सकता, ठीक है. अब अगर डिले नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हम उनको ये एडवाइस दे सकते हैं कि भाई आप शेयर होल्डर्स के पास चले जाओ, ठीक है. फर्दर इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑर्डर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, it shall inform the members को inform कर दो, who shall within 90 days appoint the first order in an EGM रखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखो, और 90 दिन आपको मिल जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करने के लिए. ये राय हम जरूर दे सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये नहीं कर सकते कि डिले को कंडोन कर दें, क्योंकि डिले कंडोन हो ही नहीं सकता. In the instant case, the company's board failed to appoint the first order in time, therefore appointment of Mr. Vikas and Associates is invalid. ये जो अपॉइंटमेंट है इनवैलिड है. इट इज एडवाइज टू द बोर्ड मस्ट इन्फॉर्म द मेंबर्स एंड द मेंबर्स मस्ट अपॉइंट द फर्स्ट ऑर्डर विद इन 90 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days. तो जी हाँ, अब आपका सवाल आता है कि बच्चों सर ये जो हम क्लास में क्वेश्चन करते हैं बोर्ड ये अपने रजिस्टर पे लिखने होते हैं? हाँ जी हाँ, ऑफ कोर्स लिखने होते हैं, ठीक है, डाउट मत रखना, ऑफ कोर्स लिखने होते हैं ये. चलो ठीक है सर, बात समझ में आ गई. तो ये था भाई आपका फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट. जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो कैसे अपॉइंट होता है, उसका अपॉइंटमेंट का हमने प्रोविजन देखा, ठीक है. ठीक है सर. सो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सब्सिक्वेंट वर्ड का सबसे पहले तो समझो मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद के ऑडिटर्स. फर्स्ट ऑडिटर के बाद के जितने भी साल होते हैं, जितने भी साल कंपनी रहेगी, अनंत अनंत काल तक कंपनी रहेगी ना भाई, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी अनंत अनंत काल तक जिंदा रहती है.
कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन रहता है। तो फर्स्ट ईयर के बाद जितने भी ईयर्स होंगे, अगला साल, उससे अगला साल, उससे अगला साल, उसका ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, अब हम वो तय करने जा रहे हैं। सब्सिक्वेंट वर्ड का क्या मतलब है? सब्सिक्वेंट वर्ड देखना क्या यूज हो रहा है, वर्ड यूज हो रहा है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब फर्स्ट के बाद के सारे ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, अब हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली कंपनीज में भाई ये वाला हर साल साल दर साल ये वाला प्रोविजन हर कंपनी लगाती है ताकि वो अपने ऑडिटर्स को अपॉइंट कर पाए। तो आप लोग रेडी हैं क्या? हम स्टार्ट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट। अगर तुम लोग रेडी हो तो जरा दे दो थम्स अप, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा फ्यूल क्या है, मेरे को एनर्जी कौन प्रदान करता है, मेरे को अदम्य शक्ति कौन प्रदान करता है कि मैं 2 घंटे तक नॉन स्टॉप चीख सकता हूं, वो है तुम लोगों का एक थम्स अप। तो मेरी जैसे एनर्जी लो होने लगती है, मैं तुमसे कहता हूं मुझे थम्स अप दे दो, मुझे एनर्जी को वापस रीगेन कर दो, जरा चैट बॉक्स में दे दो थम्स अप ताकि मेरी एनर्जी वापस रीगेन हो जाए और हम स्टार्ट करें नेक्स्ट सेक्शन। अभी पढ़ते हुए लगता है जैसे सब इजी, पर पेपर बाद नंबर आके नहीं देते पेपर के बाद नंबर आके नहीं देते, तो ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब नंबर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पढ़ते हुए लगता है इजी है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, जब 2-3 बार खुद लिखोगे, खुद रिवाइज करोगे, ठीक है, बुक को पढ़ोगे, तब जाके तुम्हें एक्चुअली में ग्रिप आएगा। ठीक है, यस, आ गए बहुत सारे थम्स अप, वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट। चलो भाई, अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे, विच इज सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। मतलब पहला ऑर्डर तो भाई अपॉइंट हो गया, आनंद फानन में अपॉइंट हुआ है, जल्दबाजी में अपॉइंट हुआ है, अब अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल जितने भी ऑर्डर्स अपॉइंट होंगे, अब हम तसल्ली से एक डिटेल्ड प्रोसीजर जो हमें सही लगता है, जो हमारा रियल प्रोसीजर होना चाहिए, अब हम वो फॉलो करेंगे। अब हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है, हम आराम से अब अपने ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, आराम से अपने नॉर्मल कोर्स में अपने ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो अब आओ स्टार्ट करते हैं सेक्शन ऑन सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। सेक्शन का नंबर है सेक्शन 139(1) और सेक्शन 139(5). अगेन दो चीजों में बाइफिकेशन करूंगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने का तरीका फर्क, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने का तरीका फर्क, दोनों ही ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होगा इस केस में। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट ऑफ द subsequent order in case of non-government company and in case of government company will be absolutely different. आओ स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, आओ देखते हैं। सो सबसे पहले है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब भाई मैं पढ़ा भी नहीं रहा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैंने छुपा लिया सेक्शन। तुम लोग बताओ, बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, तुम लोग बताओ ऑडिटर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चैट बॉक्स में बता दो। सेक्शन नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा मैं सेक्शन, ये सेक्शन तुम लोग मुझे पढ़ाओगे कि पहली क्लास में जो हमने बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था, और इस सेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो तुम लोग बताओ ऑडिटर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी, ऑर्डर के पैसे रेम्यूनरेशन डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी? चैट बॉक्स में बताओ ऑर्डर कौन अपॉइंट करेगा नॉर्मल कोर्स में। ठीक है, वो तो आनंद फान वाला अलग बात है, आनंद फान वाला छोड़ दो, अब बताओ ऑर्डर कौन अपॉइंट करेगा? अनुराज ने कहा मेंबर्स, निकिता पांडे ने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एनी अदर आंसर? और आंसर्स दो भाई, इंतजार करूंगा मैं, सेक्शन तो छुपा दिया मैंने, आंसर्स दो, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाएगा। निकिता पांडे ने अपना आंसर किया चेंज, रोमा रोहरा शेयर होल्डर बोल रही हैं, राजू सरकार बीओडी बोल रहे हैं, और यहाँ पर निकिता पांडे ने अपना आंसर प्रीवियस अलग करा चेंज। शायद पीए प्रेशर में आ गई निकिता पांडे कि सब शेयर होल्डर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा हो सकता है मेरा आंसर गलत तो मैं भी शेयर होल्डर बोल सकती हूँ। लेकिन देखो आपको साथ देने राजू शेखर आ गए, राजू सरकार आ गए, राजू सरकार कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शिखा गुप्ता कह रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शिखा गुप्ता भी कह रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन प्राइवेट कंपनी मेंबर्स एंड गवर्नमेंट कंपनी सीएजी ही करेगी। सार्थक ने जो नहीं पूछा उसका भी आंसर दे दिया, सार्थक ने पूरी क्लास पहले देख रखी है, नालायक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भाई याद करो पहली क्लास में मैंने बताया था शेयर होल्डर्स ही वो लोग होते हैं जो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अरे घर का मालिक कौन? घर का मालिक शेयर होल्डर्स। तो अगर घर का मालिक शेयर होल्डर्स, तो गरज किसकी है ऑडिटर को अपॉइंट करने की? जरूरत किसकी है ऑडिटर को अपॉइंट करने की? मालिक को जरूरत है। तो कौन अपॉइंट करेगा प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स को? हमेशा शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करेंगे। ऑडिटर्स के पास ही राइट है ऑडिटर्स को, शेयर होल्डर्स के पास ही राइट है ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का। सर फिर फर्स्ट ऑडिटर को क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं? क्योंकि तब हमें जल्दबाजी है, आनंद फानन है,
हमें जल्दबाजी, हमें जल्दी से एक ऑर्डर चाहिए, हम इंतजार नहीं कर सकते एजीएम हो तब ऑर्डर को अपॉइंट करेंगे, ना जी ना, हम इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को राइट दे दिया फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट करने का। वो भी कब तक दिया? एजीएम तक दिया। एजीएम जब तक नहीं होती तब तक वो ऑर्डर रहेगा, उसके बाद वो ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे सब्सिक्वेंट ऑर्डर की, तब भाई राइट किसके पास रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास, वो है शेयर होल्डर्स। वो मिलके एजीएम में डिसाइड करेंगे कि ऑडिटर, फर्स्ट एजीएम में डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, हु विल बी द ऑडिटर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। कौन डिसाइड करेंगे भाई? शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। तो मेंबर्स के पास राइट होता है ऑडिटर को अपॉइंट करने का, ऑडिटर को नियुक्त करने का राइट किसके पास होता है? हमेशा मेंबर्स के पास होता है। ये एक्सेप्शन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करने का राइट दिया गया है। तो राइट किसके पास होगा? मेंबर्स का होगा, और फर्स्ट एजीएम में उनको ये राइट को एक्सरसाइज करके ऑर्डर को अपॉइंट करना ही करना है। अब सवाल उठता है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में राइट किसके पास होता है? ऑफ कोर्स भाई सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये राइट है। वही लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन्हें नियुक्त किया है कि वो आए और बहुत सोच समझ के, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिट करने के तरीके बड़े डिफरेंट होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिट करने के तरीके होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी। तो वो तरीकों को गवर्न कौन करेगा? गवर्न करेगा सीएजी। सो सीएजी के पास राइट है गवर्नमेंट कंपनी के ऑर्डर को अपॉइंट करने की, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑर्डर को कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर अपॉइंट करेगा इन फर्स्ट एजीएम। गवर्नमेंट कंपनी के ऑर्डर को कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर कमेंस होगा उसके 180 डेज के अंदर अंदर सीएजी अपॉइंट करेगा द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। सो सीएजी इज द बॉडी विच अपॉइंट्स द ऑडिटर। ठीक है, अब देखना जरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात, सर एक चीज बता दो, जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑर्डर अपॉइंट होगा वो कितने समय के लिए ऑडिटर रह सकता है? वो कितने समय के लिए ऑर्डर, मतलब टेन्योर क्या होगा? जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर होगा, जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, उनका टेन्योर कितना होगा? कितने साल तक वो ऑडिट उस कंपनी के अपॉइंट हो सकते हैं, कितने साल तक वो ऑडिट करेंगे उस कंपनी के? तो देखो, कंपनीज एक्ट ने ना एक बात कही, कंपनीज एक्ट ने कहा कि भाई ऑडिटर एक ऐसी चीज है जिसको साल दर साल चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ऑडिटर जब अपॉइंट होगा तो उसे 5 साल तक अपॉइंटेड रहने दो, और छठे साल के शुरुआत में जब तुमने छठे साल की एजीएम करी तब तुम अपना ऑर्डर चेंज कर लो। क्योंकि साल दर साल हर साल ऑर्डर चेंज करने का क्या ही फायदा ना, कोई फायदा नहीं है। तो तुम क्या करो, तुम ऑर्डर को 5 साल तक के लिए नियुक्त कर दो, 5 साल बाद सोचना कि नया ऑर्डर रखें क्या। 5 साल तक सेम ऑडिटर कंटिन्यू हो सकता है। तो क्या बोला गया कि अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स, जो ऑर्डर होगा वो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एट द फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। तो सिक्स्थ एजीएम तक पहला वाला ऑर्डर रह सकता है, टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। सिक्स्थ एजीएम मतलब सिक्स्थ वाला ईयर शुरू हो रहा है, तब तुम नया ऑर्डर अपॉइंट कर लो, मतलब पहले 5 साल के लिए हम लोग अपना ऑडिटर चला सकते हैं। अब भाई तो सुनो, शेयर होल्डर्स कहते हैं ना जी ना, हम ऐसा नहीं कर रहे, ना जी ना, हमें तो हर साल ऑर्डर को चेंज करना है। कोई बात नहीं, ऑडिटर चेंज कर सकते हैं, वो हर साल चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अच्छा ही काम कर रहे हो, अगर आप ऑर्डर को चेंज कर रहे हो हर साल, एक नया बंदा आ रहा है, एक नया इंडिपेंडेंट बंदा आ रहा है जो आपको ऑर्डर करो, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 5 साल के लिए आप कर सकते हो। अब कोई भाई शेयर होल्डर, कोई भाई शेयर होल्डर है, वो कहता है नहीं जी नहीं, हमें 6 नहीं, हमें तो 16 साल के लिए एक ही ऑर्डर को अपॉइंट करना है। वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं, 16 साल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई वो शेयर होल्डर कहता है हम तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अपॉइंट करेंगे फिर चेंज कर देंगे, तो वो पॉसिबिलिटी है। तो जो एक स्टैंडर्ड दिया गया है, स्टैंडर्ड ये दिया गया है भाई कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑर्डर एक बार आए वो सिक्स्थ एजीएम में चेंज होगा, मतलब 5 साल सेम रहेगा, छठे साल वो चेंज हो सकता है। अच्छा, इससे कनेक्टेड एक सेक्शन है, सेक्शन का नाम है रोटेशन ऑफ ऑर्डर। वो हम अलग से पढ़ेंगे, रोटेशन का क्या मतलब होता है, क्यों छठे साल के बाद हम कह रहे हैं ऑर्डर को चेंज कर दो, इसका लॉजिक क्या है, ये सब हम एक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे जिसका नाम है रोटेशन ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, सार्थक कह रहा है 5th ईयर के बाद ऑर्डर को बोल दो राधे राधे भैया। ठीक है, तो टिल 6th एजीएम आप ऑर्डर अपॉइंट कर सकते हो। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑर्डर अपॉइंट होता है इसमें कोई 6 साल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई 5 साल का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये हर साल नया ऑर्डर अपॉइंट होता है। टिल नेक्स्ट एजीएम ऑर्डर अपॉइंट होगा। ठीक है, एजीएम में ऑर्डर चला जाएगा और नए ऑर्डर को आप ले आओगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उसी ऑर्डर को रीअपॉइंट कर लो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसके जो टेन्योर होगा वो नेक्स्ट एजीएम तक वो ऑर्डर रहता है, 5 साल का
जो 5 साल का जो यहाँ पर लिमिट दी गई है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जरा एक बार सेक्शन पढ़ लो इसका। सेक्शन के बाद हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तब तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भाई आप कैसे करते हो? अच्छा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब है भाई, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आर दोज हु आर अपॉइंटेड पोस्ट द फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद के जितने ईयर्स हैं उसमें जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है जो यहां पर हमने समझने के लिए लिख ली। चलो आ जाओ देखते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का राइट किसके पास? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास। कब करेंगे वो? एजीएम में करेंगे वो अपॉइंट। ठीक है, अच्छा, इस वाले ऑर्डर का टेन्योर कितना रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। सिक्स्थ एजीएम तक ये वाला ऑर्डर रहेगा, मतलब 5 साल ऑर्डर रहेगा। 6 साल के लिए आप नया ऑर्डर अपॉइंट करो। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑर्डर कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल जब शुरू हुआ उसके 180 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर को अपॉइंट करना पड़ता है। और ये ऑर्डर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। तो एजीएम के कंक्लूजन तक ये वाला ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अगले साल चाहो तो सेम ऑर्डर को आप दोबारा भी अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो आ जाओ जरा सेक्शन पे वापस। ठीक है, अब सबसे पहले आओ करते हैं इसके कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी देखते हैं इसकी। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। यस, तो भाई हमने 4, अच्छा डी पार्ट तक हमने कर लिया। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ई पार्ट। आओ देखते हैं ई पार्ट क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। बार बार कह रहा हूं मैं, बार बार, ये सारी केस स्टडीज आपके रजिस्टर में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, केस स्टडीज अपने रजिस्टर में जरूर लिखना। चलो देखते हैं। अंतरिक्ष प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, अंतरिक्ष प्राइवेट लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड मोर देन 8 इयर्स बैक। तो भाई पुरानी कंपनी है। ठीक है, कोई नई कंपनी नहीं है, मतलब सब्सिक्वेंट ऑर्डर ही अपॉइंट कर रहे हैं। टू वर्क इन स्पेस सेगमेंट, ये स्पेस सेगमेंट में वर्क कर रही है। अपॉइंटेड मेसर्स भगवती एसोसिएट्स एज ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो उन्होंने क्या किया? भगवती एसोसिएट्स को अपॉइंट कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज द नेम ऑफ द ऑडिटर टू द मेंबर्स हु रैटिफाइड द अपॉइंटमेंट। तो मेंबर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंबर्स को बोला भाई भगवती को अपॉइंट कर लेते हैं। मेंबर्स ने कहा ठीक है, भगवती अपॉइंट कर लेते हैं। मेंबर्स को अपॉइंट करना होता है सब्सिक्वेंट ऑर्डर। द कंपनी हैड एन ऑडिट कमिटी व्हिच वाज कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो भाई जो एक कंपनी थी ना, उसमें एक ऑडिट कमेटी भी थी जो कंसल्ट करी गई ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले। अब आगे बढ़ने से पहले आओ एक ब्रीफ में पढ़ते हैं व्हाट डू मीन बाय ऑडिट कमेटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट कमेटी। ठीक है, अब सुनना ऑडिट कमेटी क्या होती है। मैं तुम्हें देता हूं एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड। ठीक है, तो भाई हर कंपनी में ऑडिट होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब ऑडिट जब होना मैंडेटरी है तो कौन जिम्मेदार है कि ऑडिट ठीक ढंग से हो कंपनी के अंदर? कौन जिम्मेदार है कि ऑडिटर्स की बात सुनी जाए? कौन जिम्मेदार है कि ऑडिटर्स जो चीज मांगे, जो इंफॉर्मेशन मांगे, वो उन्हें प्रॉपर्ली मिले? कौन जिम्मेदार है ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन निकल के आई, जो उनकी कमेंट्स निकल के आए, उनको रेक्टिफाई किया जाए? कौन जिम्मेदार है? सीएफओ के पास जाओ, वो कहता है सीईओ के पास जाओ। सीईओ के पास जाओ, वो कहता है सीएफओ के पास जाओ। वापस सीएफओ के पास आओ, वो कहता है मेरे जनरल मैनेजर से बात करो, फाइनेंस डायरेक्टर से बात करो। फाइनेंस डायरेक्टर से बात करो, वो कहता है सर जो हमारा मैनेजर फाइनेंस है उससे बात करो। तो ऑडिटर्स को बहुत परेशानी होती थी पहले ये चीज को डिस्कस करने में कि भाई कौन जिम्मेदार है ऑडिट के लिए, ऑडिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या वो सीईओ की है, सीएफओ की है, फाइनेंस डायरेक्टर की है, फाइनेंस मैनेजर की? किसकी जिम्मेदारी है ऑडिट करने की, करवाने की? और ऑडिट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कंपनी में इनकॉर्पोरेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी कोई भी पहले कंपनीज में लेने के लिए तैयार नहीं होता था। तो ऑडिटर्स बेचारे बहुत परेशान होते थे। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब कोई सवाल पूछता था तो कौन उसका जवाब देगा, इस पे भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा होता था। तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट ने कहा कि वो कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कुछ बेंचमार्क क्राइटेरिया, हम कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जो इन बेंचमार्क को फुलफिल करती हैं, उनको एक ऑडिट कमेटी का गठन करना होगा। और ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे? उनके मेंबर्स होंगे फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ भी हो सकता है, हो सकता है ना हो।
और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑडिटर की किसी भी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, या ऑडिट में जो ऑब्जर्वेशन आई उनको ठीक करने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जितने भी फाइनेंस के लोग हैं सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं होंगे, कुछ चुनिंदा लोगों को चुना जाएगा जिनकी जिम्मेदारी होगी ऑडिटर को जवाब देने की। कल को अगर एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कोई चिट्ठी आई, कोई क्वेरी आई, तो उस क्वेरी का भी जवाब कौन देगा? ऑडिट कमेटी ही देगी। तो ऑडिट कमेटी इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट ऑडिट इज स्मूथली प्रोग्रेस्ड इन एनी कंपनी में ऑडिट स्मूथली प्रोग्रेस हो। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग होता है भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग बात, वो मैनेजमेंट संभालते हैं कंपनी का। ऑडिट कमेटी अलग बात, ऑडिट कमेटी जो है वो ऑडिट का सारा संभालती है, ठीक है। सो ऑडिट कमेटी का क्या रोल? ऑडिट कमेटी का रोल कि ऑडिट ढंग से हो, ये ऑडिट कमेटी का रोल होता है। दैट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। सेक्शन 177 है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कौन सी कंपनीज में ऑडिट कमेटी मैंडेटरी है। अब देखो होता क्या है भाई, तुम कह रहे हो ऑडिट कमेटी वो कमेटी है जो भाई ऑडिटर को संभालेगी, ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी वो कमेटी है जो पूरे ऑडिट को संभालेगी, जो पूरे ऑडिट का भार अपने सर पे लेके बैठी है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ऑडिटर को जब अपॉइंट कर रहे हो तो भाई कम से कम उनकी राय तो ले लो, कम से कम उनसे पूछ तो लो, उनका रिकमेंडेशन तो देख लो। तो भारत सरकार कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट ने कहा अगर आपकी एक ऐसी कंपनी है जहां ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, अगर आपकी ऐसी कंपनी है जहां ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ऑडिट कमेटी शुड रेकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन मांगो कि हमारी कंपनी का ऑडिटर कौन होना चाहिए। In case board of director do not agree with the name proposed by the audit committee, they should record the reasons for disagreement. However, the decision of board of director is conclusive and should be forwarded to the members in AGM. तो देखो अल्टीमेट कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? एजीएम में मेंबर ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन देने का पावर किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी के पास। तो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को और फिर बोर्ड रिकमेंडेशन देगा मेंबर्स को। ये सीक्वेंस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना ऑडिट कमेटी से सलाह करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को बोला ऐसे अपॉइंट कर लेते हैं, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कर लिया। गलत बात है भाई, गलत बात। जब कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी की है कि वो ही सारी सुनवाई करेंगे, तो आज जब आप ऑर्डर को अपॉइंट कर रहे हो तो भी ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन लेना मैंडेटरी है, ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन होना जरूरी है। अच्छा, वो कंपनी जहां पर ऑडिट कमेटी होती ही नहीं, companies where audit committee is not constituted, the board should recommend the name of the auditor to the members in AGM। फिर तो भाई बोर्ड की बात है, बोर्ड अपना नाम रेकमेंड करे एजीएम पे अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर तो बोर्ड और शेयर होल्डर्स के बीच की बात है, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सर ऑडिट कमेटी का भी कोई टेन्योर होता है क्या? नहीं, ऑडिट कमेटी का कोई टेन्योर नहीं होता, वो तो कंपनी के अंदर की चीज है, तो परमानेंट रहती है, वो तो परमानेंट रहती है, अनंत अनंत काल तक परमानेंट रहती है सेम ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी जो है वो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का पार्ट है, ऑडिटर का पार्ट नहीं है वो। ऑडिट कमेटी नाम से मत सोचना वो ऑडिटर है, नहीं नहीं, ऑडिट कमेटी ऑडिटर नहीं है। ऑडिट कमेटी तो मैनेजमेंट का पार्ट है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी ये है कि ऑडिट सही ढंग से हो, ऑडिट स्मूथली चले, ऑडिट में किसी तरह की दिक्कत ना आए, ऑडिटर का जो कमेंट है उसको टेकन इनटू अकाउंट करा जाए, ये ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऑडिट कमेटी ऑडिटर का पार्ट नहीं है, वो ऑडिटर नहीं है। ऑडिट कमेटी तो कंपनी का पार्ट है, ऑडिट का पूरा मैनेजमेंट देखने का जिम्मेदारी ऑडिट कमेटी की है। ऑडिटर को कुछ चाहिए, ऑडिटर कह रहा है मुझे डेटर्स की डिटेल दो, तो ऑडिट कमेटी प्रोवाइड करेगी वो डिटेल। ये है ऑडिट कमेटी का रोल, जो कंपनी का पार्ट होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑडिट कमेटी ऑडिटर होते हैं, नहीं, ऑडिट कमेटी ऑडिटर नहीं है। ऑडिट कमेटी कंपनी है, मैनेजमेंट का पार्ट है। उनकी बस जिम्मेदारी है कि ऑडिटर्स का जवाब देना, ऑडिटर्स की कोई क्वेरी है उसका जवाब देना, ऑडिटर का कोई क्वालिफिकेशन आया उसको ठीक करना, वो ऑडिट कमेटी का पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज हाउ ऑडिट कमेटी इज फॉर्म्ड। चलो भाई, अब आ जाओ जरा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पुरानी भगवती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोट्स द नेम ऑफ द ऑडिटर टू द मेंबर्स हु रैटिफाइड द अपॉइंटमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भाई मेंबर्स को अपॉइंट कर लिया, 10 ईयर्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट हो गया। बोर्ड कमेटी ने शेयर होल्डर्स को बोला, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंटमेंट वैलिड कर दिया, और ऑडिट कमेटी से भी सलाह ले ली गई थी भाई, तो ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी से सलाह ले ली गई थी तो हमें क्या ही दिक्कत है ना। तो अपॉइंटमेंट इज वैलिड। तुम्हारा क्या विचार है इस पे? अपॉइंटमेंट वैलिड है ना। आदित्य सिंह ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आदित्य सिंह कह रहा है सर ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कंपनी के होते हैं क्या? जी हाँ, ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हमेशा कंपनी के होते हैं, वो ऑडिटर्स के नहीं होते। ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हमेशा कंपनी के होते हैं। ऑडिट कमेटी कंपनी का पार्ट है, वो ऑडिटर नहीं है ना, ठीक है। अच्छा बताओ वैलिड है क्या? हाँ मुझे तो वैलिड लग रहा है भाई। अब देखो
ऑर्डर अपॉइंट हुआ, मेंबर्स ने उसे ठीक रेटिफाई किया, रेटिफाई मतलब वैलिड डिक्लेयर किया, एक्सेप्ट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया, ऑडिट कमेटी से सलाह ले ली थी, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, मुझे तो वैलिड लग रहा है, अपॉइंटमेंट भाई वैलिड है। मतलब वैलिड है इनवैलिड है? सार्थक कह रहा है इनवैलिड, नॉट मोर देन 5 years। वेरी गुड। अनुराज कह रहा है इट्स इनवैलिड एज नो रिकमेंडेशन वाज टेकन। अरे रिकमेंडेशन लिया तो है ऑडिट कमेटी से, देखो लिखा है। अच्छा wasn't है, सॉरी wasn't है भाई, ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन नहीं लिया, wasn't कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हाँ भाई, ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन नहीं लिया, wasn't है, सही कह रहे हो भाई। नो रिकमेंडेशन वाज टेकन फ्रॉम द ऑडिट कमेटी, यस दिस इज अ प्रॉब्लम। ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन नहीं लिया, which wasn't consulted before the appointment of the auditor। यस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। बिल्कुल, दो रीजन की वजह से अपॉइंटमेंट इनवैलिड। नंबर वन, सर 10 years तक आपका जो अपॉइंटमेंट है वो किया गया है एज एन ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है। नाउ जो इंडिविजुअल ऑर्डर होता है वो सिर्फ 5 years तक ही अपॉइंट हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो 10 years तक हो सकता है। अभी रोटेशन का सेक्शन पढ़ाऊंगा, उसके अंदर एक ये आपको एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। 10 years हो सकता है, बट पार्टनरशिप फर्म है तो 10 years वैलिड है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ऑडिट कमेटी की भाई आपसे आपको उसकी कंसल्टेशन नहीं ली गई, ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिक्कत नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई क्या कहा गया है? कहा गया है कि यस 10 years तक एक तो अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, 10 years तक आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। 6th AGM तक ही पहला जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर है वो अपॉइंट हो सकता है, 10 years तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, पार्टनरशिप फर्म के केस में आप 6th AGM में सेम ऑर्डर को रीअपॉइंट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार में 10 साल के लिए अपॉइंट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहली दिक्कत तो वही है। एज पर सेक्शन 139(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट, द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड एट एन AGM टिल कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM। Further, if the company has an audit committee, its recommendation must be obtained before appointment takes place। अपॉइंटमेंट से पहले जो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन है वो लेनी मैंडेटरी है, लेनी पड़ेगी। इन द इंस्टेंट केस द अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी वाज नॉट सॉट बिफोर द अपॉइंटमेंट एंड द अपॉइंटमेंट कैन बी मेड टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM ओनली। इन दो रीजंस की वजह से जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड है। परफेक्ट जवाब, जरा अपने लिए बजाओ जोरदार ताली। अरे इमोटिकॉन होगा ना, इमोजी होगा, कोई ताली वाला इमोजी भेजो ना, वो क्यों नहीं भेजते? चलो भाई आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखना, अगला चलो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तुम लोग बताना क्या कैलकुलेशन होगी, ठीक है। हाँ, अपने लिए तालियां बजानी हो ना, इतने मुस्तैद रहते हैं ना, एकदम से तालियां आ जाएंगी सबकी। हाँ नहीं आदित्य, कूलिंग ऑफ पीरियड 3 years नहीं होता, कूलिंग ऑफ पीरियड 5 years होता है। अभी आगे जाके सेक्शन कराऊंगा एडवांस में, अभी अगले सेक्शन मत पूछो, 3 years नहीं होता। चलो भाई आ जाओ। एफ, श्रीलंका लिमिटेड अपॉइंट्स मिस्टर रावण एज इट्स ऑडिटर। कहां कहां से लाते हैं नाम यार, ये क्वेश्चन बनाने वाले नाम कहां कहां से, देखो नाम क्या लिखा है, श्रीलंका लिमिटेड अपॉइंट्स मिस्टर रावण एज इट्स ऑडिटर्स। वाह। इन AGM डेटेड 20th September 2024, AGM में अपॉइंट करा है ऑर्डर 28 September 2024। डिटरमाइन द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का टेन्योर क्या होगा वो आपको डिटरमाइन करना है। अब भाई ये जो कंपनी है इसमें लिखा है लिमिटेड, ठीक है। अब हम अज्यूम करेंगे कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें, हालांकि लिमिटेड है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेक है नहीं हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी, आपको क्वेश्चन नॉन गवर्नमेंट कंपनी अज्यूम करके सॉल्व करना है। अगर गवर्नमेंट कंपनी होगा ना तो स्पेसिफिक लिखा होगा गवर्नमेंट कंपनी, लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा। आपको ये बताना है कि AGM जो हुई वो हुई 28 September 2024 को, ठीक है। डिटरमाइन द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब जो हमारा जो ऑर्डर यहाँ अपॉइंट होगा वो कौन से साल तक के लिए ऑडिटर अपॉइंट है, ठीक है। अब काउंट करना है, काउंट 24, 25, 26, 27, 28, 29, मतलब आपको काउंट करना है और काउंट करके मुझे बताना है कि जो ऑर्डर अपॉइंट होगा, क्योंकि सेक्शन क्या कहता है 6th AGM तक वो ऑर्डर रहेगा। तो ये जो हमारा ऑर्डर है जो अपॉइंट हुआ है 28 September 2024 को, ये किस ईयर के AGM तक
ऑडिटर रहेगा, किस ईयर के एजीएम तक ये अपनी पोजीशन होल्ड करेगा, आपको ये बताना है। अरे नालायक, 180 डेज कहां से आ गया? सार्थक सोलंकी कह रहा है 180 डेज कहां से आ गया? टेन्योर पूछा, टेन्योर कितने टाइम पीरियड तक ये ऑडिटर रहेगा? टेन्योर बताओ कैलकुलेट करके। नेक्स्ट एजीएम तक नालायक, नेक्स्ट एजीएम कैसे हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी, अभी मैंने बोला ना नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। सार्थक कह रहे हैं नेक्स्ट एजीएम। अनुराज कह रहा है 2029 एजीएम तक, वेरी गुड। रोमा कह रही है टिल 2029, ओके ओके, गुड आंसर। एनी अदर आंसर? 6th एजीएम तक ये रहेगा, ठीक है, 6th एजीएम तक ये पर्सन ऑडिटर रहेगा। तो अगर इससे मैं मानूं फर्स्ट एजीएम, ये है फर्स्ट एजीएम 28 सितंबर 2024, ठीक है, तो सेकंड कब होगी? 25, 26, 27, 28, 29। तो 29 तक, जो एजीएम 29 तक होगी उस तक ये ऑर्डर रहेगा। 6th एजीएम के कंक्लूजन तक ये ऑर्डर रहेगा। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती करते हैं 24 के बाद 6 लेते हैं, 2030 बोलते हैं आंसर। आंसर क्या बोलते हैं? 2030 होगा, 24 में 6 ऐड कर देते हैं। 24 अगर फर्स्ट है तो 6th कौन सा होगा? 29 भाई, 2030 नहीं। बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं? 2024 को 2030 लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट कंपनी आपको एज्यूम नहीं करना, क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा नॉन गवर्नमेंट ही एज्यूम करना है। ऐसे नहीं तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्वेश्चन खुद देगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट कब तक हुआ? ये हुआ टिल द एजीएम विच इज कंक्लूडेड ऑन 2029 में जो एजीएम होगी तब तक ये ऑर्डर रहेगा। As per section 139(1) of the Companies Act 2013, the auditors are appointed at an AGM till conclusion of 6th AGM. 6th AGM तक order रहता है. In the instant case, Mr. Raman is appointed in AGM held in 2024. Hence, he shall hold his office as an auditor till the conclusion of the 6th AGM, that is AGM to be held in 2029. 2029 तक के AGM में ये वाला पर्सन ऑडिटर रहेगा, ठीक है सर। तो 2029 में हमें नया ऑर्डर चूज करना पड़ेगा, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। तो ये था भाई आर सेक्शन ऑन सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये था हमारा सेक्शन सब्सिक्वेंट ऑर्डर पे। ऑर्डर जो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट के बाद वाले ईयर्स में जो अपॉइंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा उसका अपॉइंटमेंट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एक छोटे से प्रोविजन पे जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर के केस में वैलिड होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, हाईलाइट करना चार्ट में। चार्ट तो तुमने रजिस्टर में बना ही लिया होगा, उसमें जरा हाईलाइट करना। अपॉइंटमेंट से पहले कौन कौन से सर्टिफिकेट्स ऑडिटर को देने होते हैं कंपनी को, अब हम वो चर्चा करने जा रहे हैं। देखो भाई ऐसा है, घर का राज नहीं है। घर का राज मतलब मैं हूं कंपनी, मैंने कहा अरे मिस्टर एबीसी आ जाओ तुम हमारे ऑर्डर आज से। अरे पहले पूछ तो लो कि वो बंदा तुम्हारा ऑडिटर बनने के लिए रेडी भी है या नहीं है। तुम तो ऐसे ही कह रहे हो आ जाओ ऑर्डर बन लो। अगर वो कहते नहीं मैं रेडी नहीं हूं तुम्हारी कंपनी का ऑर्डर बनने के लिए, तो उसकी भी तो मर्जी है ना, सिर्फ तुम्हारी मर्जी थोड़ी है, उसकी भी तो मर्जी है ना। तो बिफोर अपॉइंटमेंट जबरदस्ती का सौदा नहीं है भाई। अपॉइंटमेंट से पहले उससे पूछ तो लो कि वो रेडी भी है तुम्हारी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए या नहीं रेडी है। तुम कहते हो अच्छा आ जाओ मिस्टर ए, तुम आज से हमारी कंपनी के ऑर्डर हो रहे, इसका क्या मतलब होता है भाई? पूछ तो लो दूसरे आदमी से, अगले से पूछ तो लो तुम इंटरेस्टेड भी हो या नहीं हो। जबरदस्ती थोड़ी है, आप किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो। सर बट वो क्यों ही मना करेगा? अरे रीजन हो सकते हैं उसके मना करने के। आपकी कंपनी फीस लेट पे करती है, आपकी कंपनी किसी तरह के पास्ट में फ्रॉड में इन्वॉल्व है जो उसे पता है, वो नहीं करना चाहता आपकी कंपनी का ऑडिट। रिस्क बहुत ज्यादा है आपकी कंपनी का ऑडिट करने में। आपकी कंपनी के बारे में ऐसा प्रचलित है कि आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन बहुत देर में देती है, नहीं इंटरेस्टेड है आपको ऑडिट करने में। जरूरी थोड़ी है हर ऑडिटर आपका ऑडिट करने में इंटरेस्टेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अपॉइंटमेंट से पहले आप ऑडिटर से कुछ सर्टिफिकेट्स मांगते हो, कुछ वैलिडिटीज मांगते हो कि हाँ ये सर्टिफिकेट्स हमें दो, तब आप अपना ऑडिट शुरू करना। तो भाई आप पहले परमिशन लेते हो ऑडिटर की भी कि हाँ ऑडिटर आपको परमिशन दे आपका ऑडिट करने के लिए। सो बिफोर अपॉइंटमेंट ऑडिटर मस्ट फर्निश द फॉलोइंग। अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर को फॉलोइंग चीजें फर्निश करनी पड़ती हैं। नंबर 1, रिटन कंसेंट टू सच अपॉइंटमेंट। कंसेंट मतलब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब भाई
जो ऑडिटर है वो अग्री कर रहा है कि हाँ मैं ऑडिट करने के लिए तैयार हूं आपकी कंपनी का। रिटन कंफर्मेशन, कंसेंट का एक और मतलब हो सकता है कंफर्मेशन। अरे कंफर्मेशन तो ले लो, वो रेडी भी है आपको ऑडिट करने के लिए या नहीं। रिटन कंसेंट टू सच अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का कंसेंट मांगो पहले तो उनसे कि भाई क्या आप रेडी हो मेरी कंपनी को ऑडिट करने के लिए। रिटन कंसेंट मांगना होता है, रिटन कंसेंट टू सच अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से पहले उसका कंसेंट लो कि हाँ वो रेडी है ऑडिट करने के लिए। और अगर वो कंसेंट दे दे तो उससे एक और सर्टिफिकेट लो, सर्टिफिकेट दैट ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस। उसे एक सर्टिफिकेट लो कि वो सारी कंडीशन फुलफिल करता है ऑडिटर बनने की। अब भाई सुनना, मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूं, लेकिन मेरा भी फाइनल का एक ग्रुप बचा हुआ है। ठीक है, मैं चार्ट अकाउंटेंट नहीं हूं भाई, टेक्निकली मैं चार्ट अकाउंटेंट नहीं हूं। मेरा फाइनल का एक ग्रुप बचा हुआ है, फाइनल क्लियर मैं नहीं कर पा रहा, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, मैंने एक साजिश रची। मैंने क्या साजिश रची? मैंने साजिश रची कि अरे भाई मैं गया किसी कंपनी के पास, मैंने कहा मैं ऑडिटर हूं, मैं आपकी कंपनी को ऑडिट करना चाहता हूं। कंपनी ने पूछा क्या आप सीए हैं? मैंने कहा यस, आई एम अ सीए, आई एम अ सीएमए आल्सो। मैंने झूठ बोल दिया कंपनी को। कंपनी ने ऑडिट करा लिया, मैंने साइन भी कर दिया। ठीक है, अब कल को जब कंपनी को रियलिटी पता लगी तो कंपनी ने मुझे कंप्लेंट करी। तो मैंने कंपनी को कहा नहीं नहीं, मैंने तो आपको ऐसा कभी कहा ही नहीं कि मैं सीए हूं। मैंने तो शुरू से आपको कहा मैं अभी हाफ सीए हूं, मैंने सीए कंप्लीट ही नहीं करी। अब मैंने तो शुरू से आपसे कहा कि मैं तो हाफ सीए हूं, मैं कंडीशन फुलफिल करता ही नहीं, मैं तो ऑडिट कर ही नहीं सकता आपके। मैंने तो आपको बताया था, फिर भी आपने ऑडिट कराया, आपकी गलती है। पलट गया कल को सीए, कल को सीए पलट गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखो एज अ कंपनी मैं सर्टिफिकेट लेने नहीं जाऊंगा, लाओ अपना फाइनल की मार्कशीट दो, लाओ अपना सीए का सर्टिफिकेट दो। मैं एज अ ऑडिटर, मैं एज अ कंपनी में आपके ऑडिट के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं चेक नहीं करने बैठूंगा भाई। मैं तो सीएफओ हूं कंपनी का, मेरे पास और 10 काम है करने के लिए। मैं ये थोड़ी करूंगा कि लाओ अपना डिग्री दिखाओ, आप सीए हो या नहीं, सीएम में कंप्लीट करी नहीं करी, पीपीओपी आपने करी है, जो ट्रेनिंग होती है कंप्यूटर ट्रेनिंग वो करी नहीं, मैं को ये थोड़ी चेक करता रहूंगा। नहीं भाई, मैं ये नहीं करूंगा। मैं सीधे साहब से एक सर्टिफिकेट मांग लूंगा, सर्टिफिकेट दैट ऑडिटर फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस। आप सारी कंडीशन फुलफिल करते हो ऑडिटर बनने की, आप ऑडिटर बनने के बिल्कुल काबिल हो, आप ऑडिटर बनने के बिल्कुल सूटेबल हो, आप ऑडिट कर सकते हो, ये मुझे सर्टिफिकेट आप राइटिंग में दे दो। कल को अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं गवर्नमेंट को बोल दूंगा देखो भाई मुझे तो राइटिंग में दिया था इन्होंने कि ये सीए ऑडिट करने के लोग काबिल हैं, नहीं निकले तो मैं क्या करूं? तो second certificate which is required is certificate that order fulfills all the conditions. अच्छा, अब एक स्पेसिफिक कंडीशन है अंडर सेक्शन 141 3G। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसका अलग से सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है ये। सर्टिफिकेट दैट ऑर्डर फुलफिल्स क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 141 3G, स्पेसिफिक कंडीशन होती है। वो कंडीशन के लिए मुझे अलग से सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, राइटिंग में दो मेरे को, लिखित में दो कि ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो। उसके पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं करूंगा एज एन ऑडिटर। तो ऑडिट करने से पहले भाई आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं ऑर्डर से। एक तो उसका रिटर्न कंसेंट कि हाँ भाई वो ऑडिट करने के लिए रेडी है। दूसरा, 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कि वो सारी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर रहा है, ऑडिटर बनने के काबिल है वो, इसके आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। कंपनी लेती है सर्टिफिकेट ऑडिटर से, ताकि कल को ऑडिटर ये ना बोले कि भाई मैंने तो आपको बताया था, आपने नहीं सुना। नहीं भाई नहीं, आप सर्टिफिकेट दे दो कि आप ऑडिट करने के काबिल हो और आप सारी कंडीशन को फुलफिल करो। मैं चेक नहीं करूंगा एक एक चीज, मैं आपकी मार्कशीट चेक करने नहीं आऊंगा, मैं आपका सीएमए फाइल का सर्टिफिकेट चेक करने नहीं आऊंगा, मैं आपका मेंबरशिप नंबर चेक करने नहीं आऊंगा। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट ऑडिटर मस्ट फुलफिल बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी, ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करना जरा, कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इन फॉर्म ADT1। तो ये फॉर्म है ADT1। कंपनी जैसे ही एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लेती है, वो रजिस्ट्रार को बोल देती है कि हाँ भैया हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देती है विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। किस फॉर्म में? ADT1 में। अब आपको मुझे बताना है ये रजिस्ट्रार कहां का रजिस्ट्रार है, चैट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये रजिस्ट्रार कहां का रजिस्ट्रार है आपको चैट बॉक्स में बताना है। कंपनी को कौन से रजिस्ट्रार को बताना होता है कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है? बता दो जरा चैट बॉक्स में, ये रजिस्ट्रार कहां का रजिस्ट्रार है? चैट बॉक्स में जरा बता दो। व्हाट काइंड ऑफ अ रजिस्ट्रार इज ही? ये रजिस्ट्रार कहां का रजिस्ट्रार है? चैट बॉक्स में जरा बता दो।
सार्थक कह रहा है हो धोखा। हाँ भाई हाँ, धोखा हो सकता है। सरकार का, गलत जवाब। सरकार तो बहुत बड़ा टर्म होता है भाई, किसी स्पेसिफिक सरकार के डिपार्टमेंट का नाम लो। द स्टेट इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, क्लोज है, एग्जैक्ट नहीं है बट। तो भैया रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। एमसीए सारी कंपनीज को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो हमारी कंट्री में, देश में जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, उन सबको रजिस्टर करते हैं, उनको अपने भाई तहत भाई ये गवर्न करते हैं। तो ये तो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और ये एमसीए के तहत रजिस्ट्रार होता है जो कंपनी को रजिस्टर करते हैं। अरे वाह, रोमा का बिल्कुल सही जवाब, रोमा रोहरा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वेरी गुड सुपर। ठीक है, तो आप जैसे ऑर्डर को अपॉइंट कर लो, वैसे आप रजिस्ट्रार को बता दो हाँ भाई हमने ऑर्डर अपॉइंट कर लिया, क्योंकि तुम बड़े चिंता में रहते हो ना, ऑर्डर जब कंपनी अपॉइंट नहीं करती, तो तुम्हारी अपनी चिंता खत्म कर दो, हमने ऑर्डर को अपॉइंट कर लिया। यस, चलो भाई, अब लास्ट कैटेगरी देखते हैं अपॉइंटमेंट की। लास्ट कैटेगरी अपॉइंटमेंट की है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी, सर हमने फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करना सीख लिया, ठीक है, कि जो कंपनी का फर्स्ट ऑर्डर है वो कैसे अपॉइंट होता है, और उसके बाद के सारे ऑर्डर्स अनंत अनंत काल तक, जब तक कंपनी है तब तक का ऑर्डर अपॉइंट करना सीख लिया। तो अभी तीसरी कैटेगरी कहां से आ गई, कैजुअल वैकेंसी। क्या तीसरी कैटेगरी कहां से आ गई? तो भाई सुनना, ये तीसरी कैटेगरी कहां से आती है, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जब आपने फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट कर लिया या फिर सब्सिक्वेंट ऑर्डर को अपॉइंट कर लिया, लेकिन बेचारा जो आपने ऑर्डर अपॉइंट किया वो किसी ना किसी वजह से ऑर्डरशिप से हट गया। जैसे आपने अपॉइंट कर लिया मिस्टर एक्स वाई जेड को, एंड फर्म को अपॉइंट कर लिया एज ए ऑर्डर, लेकिन आपने जो मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया था उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। तो साल के बीच में आपको पता लगा, आपने साल के शुरुआत में ऑर्डर अपॉइंट कर लिया और आप निश्चिंत बैठे हो अपने कमरे में एसी में और अपना काम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता लगा जो ऑर्डर है उनकी हो गई डेथ, ठीक है, वो ऑर्डर अब नहीं रहे इस दुनिया में, या फिर उन्होंने कर दिया रिजाइन, उन्होंने कहा मैं सब मोह माया छोड़ के हिमालयाज पे जा रहा हूं, मैं आज से भाई अपना गेहुआ वस्त्र लेके मैं जा रहा हूँ हिमालयाज पे, मैं नहीं कर रहा काम, मैं काम बंद कर रहा हूँ अपना ऑर्डर बनने का। उन्हें रिजाइन कर दिया आपके ऑर्गेनाइजेशन से, तो डेथ हो गई उनकी, या किसी आपातकालीन स्थिति में वो आपका ऑडिट नहीं ले पा रहे, ऑर्डर से बाहर हो गए, सडनली आपको पता लगा कि वो ऑर्डरशिप से बाहर हो गए। अब दिक्कत आ गई बहुत बड़ी, अरे भाई अब कहां से एजीएम अपॉइंट करोगे? एजीएम तो साल में एक बार होती है, कहां से दोबारा शेयर होल्डर्स को बुलाओगे, कहां से दोबारा वो सब अपॉइंटमेंट की जो फॉर्मेलिटीज हैं सारी सारी पूरी करोगे, जो अभी अभी सब्सिक्वेंट ऑर्डर में पूरी करी थी, अब क्या करोगे, अब तो फंस गए। इसे बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। ये भी होती है एक इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन स्थिति होती है ये। अब सबसे पहले देखते हैं कैजुअल वैकेंसी अराइज कैसे होती है, किस किस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि हाँ भाई हाँ ये आपातकालीन सिचुएशन अराइज हो गई। आओ देखते हैं। सो ये है वैकेंसी ड्यू टू डेथ, आपके ऑडिटर की डेथ हो गई, वैकेंसी ड्यू टू डेथ, और रेजिग्नेशन, ऑर्डर ने रिजाइन कर दिया, ऑर्डर ने बोला मैं नहीं ऑडिट करना चाहता इस कंपनी का। हाँ मैंने अपॉइंटमेंट लिया था इनिशियली, जब साल शुरू हुआ था मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, मैंने अग्री किया था कि मैं इस कंपनी का ऑर्डर बनूंगा, अब मेरा मूड नहीं है, मूड चेंज हो गया मेरा, मेरे को नहीं करना। तो ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर ने रिजाइन कर दिया, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने से पहले, अपना ऑडिट साइन करने से पहले ऑर्डर ने रिजाइन कर दिया, नहीं भाई नहीं मैं इस कंपनी का ऑर्डर नहीं करना चाहता। ड्यू टू डेथ, डेथ मतलब मृत्यु हो जाना, रेजिग्नेशन, ऑर्डर ने रिजाइन कर दिया, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर डिस्क्वालीफाई हो गया ऑडिट करने से। अरे भाई सुनना, सुनना जरा, डिस्क्वालिफिकेशन का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। 2 जून को हुई ऑडिट मीटिंग में मिस्टर ए को अपॉइंट कर लिया गया एज एन ऑडिटर, ठीक है। 2 जून को हुई मीटिंग, मिस्टर ऑडिटर को ऑर्डर अपॉइंट कर लिया। अब सुनना क्या हुआ, ऑडिटर ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे कंपनी के, ऑर्डर को पता लगा वाह यार ये कंपनी तो आगे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने वाली है, ये कंपनी तो बहुत बड़ी हो जाने वाली है कुछ सालों बाद, तो ऐसा है मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूं, और उस ऑर्डर ने 40% स्टेक उस कंपनी में खरीद लिया। तो बताना क्या वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहा
या डिसक्वालीफाई हो गया ऑडिट करने से? जी हाँ, वो डिसक्वालीफाई हो गया ऑडिट करने से। तो इनिशियली तो उसने अपॉइंटमेंट ले लिया कि हाँ भैया मैं ऑडिट करूंगा इस कंपनी का, लेकिन बेचारे को ध्यान नहीं रहा कि जिस कंपनी का ऑडिट करते हैं उसका शेयर्स नहीं लेते, इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाती है। तो उसने गलती से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उस कंपनी के शेयर्स ले लिए, वो भी बहुत मोटे शेयर्स ले लिए उस कंपनी के। तो वो क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया। अब उस ऑर्डर का वो ऑर्डर नहीं रहा उस कंपनी का। तो 3 रीजन है जिसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आती है। नंबर 1 डेथ, नंबर 2 रेजिग्नेशन, नंबर 3 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर अब ऑडिट करने के काबिल ही नहीं रहा, डिस्क्वालीफाई हो गया ऑडिट करने से। अगर इन तीनों सिचुएशन में ऑर्डर ऑर्डर नहीं रहा तो उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। दोबारा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई भाई, आपातकालीन स्थिति आ गई, अब हम दोबारा परेशान हो गए, अब क्या करें, इतनी मुश्किलों से तो हमने सब्सिक्वेंट ऑर्डर को अपॉइंट किया था, अब क्या करें? तो अब हम कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। रोमा रोहरा कह रही है सर मूड के हिसाब से थोड़ी ना चलता है। हाँ, मूड के हिसाब से तो नहीं चलता, लेकिन कोई ना कोई रीजन ही होगा ना, तभी वो रिजाइन कर रहा है भाई। अरे तुम खुद बताओ, कोई अपनी रोजी रोटी पे लात मारेगा क्या? मेरे को अगर कोई मेरी वीडियो सेल हो रही हैं या कोई बच्चे मेरे से पढ़ने आ रहे हैं तो मैं उनसे कह दूंगा नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाना चाहता। अरे कोई ना कोई रीजन ही होगा ना, जो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ाना चाहता, कोई इंपॉर्टेंट रीजन ही होगा ना। तो अगर ऑर्डर रिजाइन कर रहा है तो कोई रीजन ही होगा ना जिसकी वजह से रिजाइन कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है ऑर्डर का, अरे नहीं नहीं मेरे को आज मूड नहीं है पैसे कमाने का, कोई बात। अरे हर आदमी पैसे कमाना चाहता है भाई, हर आदमी अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहता है, हर आदमी ग्रो करना चाहता है, तो कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो रिजाइन कर रहा है। ऐसा नहीं तो मूड नहीं है मेरा आज करने का, ऐसे नहीं होता। वो तो मैंने ऐसे ही फ्लो फ्लो में कह दिया, बट मूड के हिसाब से नहीं चलता, तुम सही कह रही हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं भाई कैजुअल वैकेंसी। अब हम दोबारा परेशानी में आ गए। क्यों परेशानी में आ गए? इसलिए परेशानी में आ गए कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा ऑडिट कौन करेगा। अगर ऑडिटर की डेथ हो जाए, अगर वो रिजाइन कर दे या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए ऑडिट करने से, तो इन तीनों सिचुएशन में भाई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है। और कैजुअल वैकेंसी के केस में हम लोग अब परेशान हो गए, अब हम लोगों को ऑडिटर अपना अपॉइंट करना है। तो अब सवाल ये उठता है अब ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा? और वही 2 केसेस में ये ऑर्डर अपॉइंट होगा। 2 केसेस में क्या? नंबर 1 केस नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नंबर 2 केस गवर्नमेंट कंपनी। दोनों केस में ऑर्डर कैसे अपॉइंट होता है आओ देखते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगेन भाई वही बात रिपीट करूंगा, आपातकालीन स्थिति है। अब ये मत कहना सर शेयर होल्डर को बुलाओ, सर शेयर होल्डर को बुलाओ, नया ऑर्डर अपॉइंट करेंगे, सर शेयर होल्डर को बुलाओ। अब मत कहना ये बात भाई, एजीएम साल में सिर्फ एक बार होती है और शेयर होल्डर्स को वापस इकट्ठा करना, उनकी जनरल मीटिंग करवाना मुमकिन नहीं होता। इमरजेंसी है, मुमकिन नहीं है। तो मैं किसको बोलूंगा ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगेन जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी भाई? ऑडिटर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आ जाएगी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर will actually appoint a casual vacancy. So casual vacancy due to resignation and casual vacancy due to other reason. तो देखो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे रोमा ने अभी एक बहुत चीज पॉइंट आउट करी है ना। रोमा ने कहा सर मूड के हिसाब से थोड़ी होता है, मूड के हिसाब से थोड़ी चलता है कि मूड आपका नहीं है तो आप ऑडिट नहीं करोगे, आपने रिजाइन कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। यही गवर्नमेंट भी कहती है बात। तो गवर्नमेंट ही कहती है अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है तो हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नया ऑर्डर तो अपॉइंट कर ले, वो तो है ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। शेयर होल्डर की एजीएम अब हम लगा ही नहीं सकते भाई। शेयर होल्डर की एजीएम जब नहीं लगा सकते तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट तो कर ले, लेकिन जो भी अपॉइंट होगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट शैल बी अप्रूव्ड एट एजीएम विद इन 3 months ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना, वो 3 months में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी पर्सन को अपॉइंट किया है वो एजीएम में अप्रूव करना पड़ेगा मेंबर्स को, कि मेंबर्स को भी तो पता लगे, शेयर होल्डर्स को भी पता लगे कि ऑर्डर रिजाइन क्यों कर रहा है। ऑडिटर के रिजाइन करने का जो रीजन है वो शेयर होल्डर्स को पता होना जरूरी है। तो भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लें 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर को, क्योंकि उस समय तो जल्दबाजी है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम करनी पड़ेगी और जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो अप्रूव्ड एट एजीएम, एजीएम में अप्रूव कराना पड़ेगा जो अपॉइंटमेंट होगा। अच्छा, अगर अदर रीजन है जैसे डेथ हो गई, अब डेथ में तो भाई क्या ही वो है ना, अप्रूवल का कोई बात ही नहीं आती ना। डेथ हो गई अगर ऑर्डर की तो फिर तो हम महीने ऑर्डर अपॉइंट करेंगे करेंगे, उस केस में अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा? फिल्ड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप ऑर्डर को अपॉइंट कर लें, शेयर होल्डर के अप्रूवल की उस केस में जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहां रेजिग्नेशन है वहां शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि अरे ऑडिटर बताओ तुम क्यों रिजाइन कर रहे हो,
कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट तुम्हें डेटा नहीं दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट तुम्हें परेशान कर रहा है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो जब रिजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है नया ऑडिटर को अपॉइंट करने की, लेकिन एजीएम में उसका अप्रूवल होना जरूरी है 3 महीने के अंदर अंदर के। शेयर होल्डर को भी तो पता लगे, जैसे रोमा का क्वेश्चन था, शेयर होल्डर को भी तो पता लगे ऑडिटर रिजाइन क्यों कर रहा है, कोई अपनी रोजी रोटी पे लात क्यों मारना चाहेगा। हाँ, अगर अदर रीजन की वजह से है, जैसे रेजिग्नेशन, जैसे डेथ, या जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, तो फिर शेयर होल्डर्स को बताने की कोई बात नहीं है, कोई अप्रूवल लेने की बात नहीं है, क्योंकि डेथ तो एक नॉर्मल नेचुरल कॉज है भाई, डिस्क्वालिफिकेशन भी नेचुरल कॉज है, आपको पता है रीजन क्या है, क्यों वो जा रहा है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप जो काम करेंगे वो काम फाइनल होगा। ठीक है, अब मैंने छुपा दिया आंसर, छुपा दिया आंसर, ठीक है। आनंद फानन में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, क्या इसको 6th एजीएम तक अपॉइंट कर दें या कुछ टेन्योर कम रखें, चैट बॉक्स में बताना। मैंने आंसर छुपा दिया, तुम लोग आंसर दोगे इसका। जैसे फर्स्ट ऑडिटर आनंद फान में अपॉइंट हो रहा था ना, यहां भी आनंद फान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है ऑडिटर, तो बता देना जरा 6th एजीएम तक वेट करें या उसका टेन्योर कम रखें ऑडिटर का। क्या 6th एजीएम तक टेन्योर रखें ऑडिटर का या ऑडिटर का टेन्योर कम रखें, चैट बॉक्स में बता देना। कम रखना चाहिए, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, कम रखना चाहिए, परफेक्ट। तो इस केस में भी भाई लॉजिक की बात है, लॉजिक, इस केस में भी भाई जो हमारा टेन्योर होता है ऑडिटर का वो कितना होता है, टिल द नेक्स्ट एजीएम। देखना ऑडिटर का टेन्योर क्या होता है, टिल द नेक्स्ट एजीएम, नेक्स्ट एजीएम तक ऑडिटर का टेन्योर होता है। जो नेक्स्ट ऑडिटर होगा, ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा, टिल द नेक्स्ट एजीएम। अरे नहीं नहीं, 30 डेज के अंदर अंदर तो ऑडिटर को अपॉइंट करने की डेट है, 30 डेज का टेन्योर नहीं होगा ऑडिटर का, 30 डेज तक तो अपॉइंट करना है ऑडिटर। सवाल ये है वो कब तक ऑर्डर रहेगा, वो कब तक ऑर्डर रहेगा, वो रहेगा टिल नेक्स्ट एजीएम। नेक्स्ट एजीएम में दोबारा जब शेयर होल्डर मिलेंगे तब वो नया ऑर्डर अपना अपॉइंट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग वाले को कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि हाँ एग्जिस्टिंग वाला भी भाई ठीक है, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट एजीएम। आओ एक बार बुक में चल के इसका सेक्शन जरूर पढ़ लेते हैं। तो भाई प्री रिक्विजिट बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के अपॉइंट होने से पहले कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, रिटर्न कंसेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि अपॉइंटमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग है, कंसेंट चाहिए, और ऑर्डर सेटिस्फाइज द कंडीशंस प्रोवाइडेड अंडर 141, 141 के अंदर अंदर जो कंडीशंस है वो ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही भाई कंपनी ने ऑर्डर को अपॉइंट कर लिया, वैसे 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को भी नोटिस चला जाए ADT 1 में विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग। तो भाई हमारे रजिस्ट्रार को भी बता दो कि हमने ऑर्डर अपॉइंट कर लिया। ADT 1 फॉर्म होता है जिसके अंदर रजिस्ट्रार को बताया जाता है। चलो अब आते हैं कैजुअल वैकेंसी पे। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब पढ़ते हैं भाई, ठीक है। फुटनोट देखो, फुटनोट में कैजुअल वैकेंसी का मतलब लिखा है, वैकेंसी व्हिच अकर्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, इन सच अ केस अ न्यू ऑर्डर इज टू बी अपॉइंटेड। तो कैजुअल वैकेंसी होती है डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन या रेजिग्नेशन की वजह से, जहां पर कि नया ऑर्डर हम अपॉइंट करेंगे। चलो सेक्शन पढ़ते हैं। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में न्यू ऑर्डर को अपॉइंट करने का राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है आफ्टर कंसिडरिंग रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही ऑफ कोर्स नया ऑर्डर अपॉइंट होता है। देखो ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन तो तुम्हें हर सिचुएशन में लेना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी को तो रिकमेंडेशन देना ही पड़ेगा कि ऑर्डर न्यू कौन होना चाहिए भाई, सेम ऑर्गेनाइजेशन हो चाहिए, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो चाहिए, वो तो ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन चाहिए। टाइम लिमिट कब तक ऑर्डर अपॉइंट करना है, 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी अराइज होने से 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर को अपॉइंट कर दो, ठीक है। स्पेशल कंडीशन इन केस कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन, अगर जो कैजुअल वैकेंसी है वो रेजिग्नेशन की वजह से आई तो उसके लिए एक एडिशनल अप्रूवल लेना पड़ता है, वो क्या है, द रिजाइनिंग ऑर्डर शुड फाइल अ स्टेटमेंट विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द रीजन फॉर रेजिग्नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो रिजाइनिंग ऑर्डर होता है ना उसको कंपनी को और रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार मतलब ROC, उनको एक रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है, उसका रीजन क्या है रिजाइन करने का, ये ऑडिटर को राइटिंग में स्टेटमेंट देना पड़ता है। जैसा कि आपके भी मन में होगा सर क्यों रिजाइन किया उसने, बताइए, तो रीजन ऑर्डर को देना पड़ेगा कंपनी को भी और रजिस्ट्रार को भी। और दूसरी बात यह है द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑर्डर शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट AGM विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। AGM में जो ऑर्डर है उसका अपॉइंटमेंट भाई अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, वो अप्रूव होना ही होना चाहिए। सच न्यू ऑर्डर होल्ड्स द ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM ओनली, जो नेक्स्ट AGM होगी तब तक ये वाला ऑर्डर अपना ऑफिस रखेगा।
ठीक है, तब तक ये ऑर्डर ऑर्डर होगा। ये 6 साल के लिए या 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें अगर गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में भाई जो ऑर्डर अपॉइंट होगा कैजुअल वैकेंसी में, वो कौन करेगा? वो करेगा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर को अपॉइंट करेगा। विद इन 30 डेज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। इफ सीएजी डोंट अपॉइंट द ऑडिटर विद इन टाइम लिमिट, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर सीएजी अपॉइंट नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर कैजुअल वैकेंसी वाले ऑर्डर को, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चला जाता है, जो 30 डेज में अगेन अपॉइंट करेगा। तो या तो सीएजी अपॉइंट कर दे कैजुअल वैकेंसी के केस में, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लें। ये होना चाहिए रूल। आओ पढ़ते हैं। So in case of government company, casual vacancy कौन fill करेगा? CAG fill करेगा within 30 days of occurrence of vacancy. In case CAG doesn't fill the casual vacancy within due date, board shall fill the vacancy till next 30 days. अगले 30 दिन के अंदर अंदर board को casual vacancy fill करनी है। The resigning auditor should file a statement with company and registrar and CAG stating the reason for resignation. अगर यहाँ पर भी वही बात है भाई, अगर रेजिग्नेशन की वजह से भाई ऑर्डर ने रिजाइन किया है, उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है, तो ऑर्डर को एक स्टेटमेंट फाइल करना है बताते हुए कि वो रिजाइन क्यों कर रहा है। कई बार पता है क्या होता है, कई बार ना मिसबिहेवियर होता है ऑर्डर के साथ। जो कंपनी है वो ऑर्डर के साथ मिसबिहेव करती है, उसकी टीम के साथ मार पिटाई करती है। हाँ, वायलेंस के भी केसेस सामने आए हैं कि कंपनी के जो सीएफओ हैं उसने ऑर्डर को कूट दिया। ऑर्डर डिटेल मांग रहा था, कुछ कहा सुनी हुई और हाथापाई हुई, ऐसे केसेस भी आए हैं भाई पास्ट में। बिल्कुल। तो कहीं कोई इस तरह का केस तो नहीं है कि ऑर्डर को डराया धमकाया जा रहा है, कंपनी उसे डरा धमका रही है, ऐसा कोई केस तो नहीं है। इसलिए रेजिग्नेशन के केस में खास ध्यान रखना पड़ता है। उससे स्टेटमेंट मांगी जाती है, बता भाई तू रिजाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई, मैंने आपको बार बार बताया, कोई अपनी रोजी रोटी पे लात नहीं मारेगा किसी भी कीमत पे। अगर वो मार रहा है, कोई ना कोई रीजन होगा, तभी जाके वो ऐसा स्टेप ले रहा है, तो वो रीजन हमें जानना जरूरी है इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ठीक है भाई, तो ये है प्रोविजन ऑफ कैजुअल वैकेंसी, जो कि हमने बुक में से भी पढ़ा। चलो अब इसके जरा एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ जी हाँ सर। ओके, कैजुअल वैकेंसी। हाँ, यहाँ गया फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी और द सी। आओ, कोई डाउट है तो पूछो भाई, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, केस स्टडी पे चल रहा हूँ। एनी डाउट? और अगर सेक्शन समझ में आया तो जरा चैट बॉक्स में लिखो यस। सर बता दीजिए। अरे क्या बता दूं, ये तो पूछो नालायक। सेक्शन समझ में आया, कैजुअल वैकेंसी समझ में आया भाई। कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इजी नहीं है, मुझे पता है, इतना इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल हमने अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, लॉजिक के साथ पढ़ा। ठीक है, लॉजिक के साथ अगर सारी चीजें पढ़ते जाओगे अपने आप याद हो जाएंगी। अब देखो, तुम्हें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर अनफन में सिलेक्ट होता है, तो कौन होता है फर्स्ट ऑर्डर को सिलेक्ट करने वाला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कैजुअल वैकेंसी जो होती है वो भी अनफन में होती है, उसको कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी भरेंगे तो कंपनी का अप्रूवल चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अदर रीजन की वजह से कैजुअल वैकेंसी भरेंगे तो कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए। सिंपल सा फंडा। ठीक है, यस। चलो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। यार तो चीटिंग हो रही है, तुम चीटिंग करते हो इतनी ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा चीटिंग करते हो तुम। चीटर को एक नंबर के आंसर तुम्हारा डिस्प्लेड है और तुमने एक भी बार नहीं बताया सर आंसर तो ऑलरेडी डिस्प्लेड है, हैं? चीटर को एक नंबर के, तुम बहुत चीटिंग करते हो। चलो आ जाओ भाई, बताओ क्वेश्चन पढ़ना क्या है। कैजुअल वैकेंसी का क्वेश्चन पढ़ना और अपने रजिस्टर में लिखना। ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर ने किया रिजाइन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वेद प्राइवेट लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर व्यास एज द न्यू ऑडिटर। तो कंपनी है वेद प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने मिस्टर व्यास को न्यू ऑर्डर बना लिया क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑर्डर ने रिजाइन कर दिया था। इज द अपॉइंटमेंट ऑफ व्यास वैलिड? क्या अपॉइंटमेंट ऑफ व्यास वैलिड है?
तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है किसी कंपनी के ऑडिटर को सिलेक्ट करने की? इज द अपॉइंटमेंट वैलिड? क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर लिया मिस्टर व्यास को एज द ऑडिटर, क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? इज दिस अपॉइंटमेंट वैलिड? दैट इज द क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन। ये है हमारा क्वेश्चन। बता दो जरा, क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? बता दो जरा, क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? यस, इट इज वैलिड इफ विद इन 30 डेज। लेकिन एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है भाई। वैलिड तो है लेकिन एक कंडीशन और है, दैट इसका जो अपॉइंटमेंट है दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द एजीएम। इट इज टू बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द एजीएम। एजीएम में ये कंपनी को अप्रूव होना जरूरी है। आओ पढ़ते हैं इसका आंसर। आओ इसका आंसर पढ़ते हैं। क्या है भाई आंसर? आंसर है, as per section 139(8) of the Companies Act, any casual vacancy in the office of the auditor may be filled by the board of directors within 30 days. Further, if casual vacancy has been created by resignation of the auditor, such appointment shall also be approved by the company at AGM within 3 months of recommendation by the board. In the instant case, appointment of Ved is due to casual vacancy and it is to be done by the board of directors. Hence, it is to be done by the board of directors. आगे लिख लेना, within 30 days. Within 30 days. However, since the casual vacancy has been created due to resignation of the auditor, it must be approved in the AGM within 3 months. तो 3 महीने में भाई AGM में अप्रूवल चाहिए, ठीक है, और 30 डेज के अंदर ना अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, मैं कह दूंगा अपॉइंटमेंट इज वैलिड। दिस अपॉइंटमेंट इज वैलिड अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो। परफेक्ट, समझ में आई बात? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ऑन कैजुअल वैकेंसी। अब देखो चीटिंग मत करना, ठीक है? आंसर पहले मत देख लेना जैसे पिछले क्वेश्चन में तुमने किया। बताओ हद हो गई, आंसर पहले देख लिया है। क्वेश्चन अभी मैं डिस्प्ले कर रहा था, तुमने आंसर भी देख लिया। चलो, मेसर्स फैट एंड एसोसिएट्स, तो एक चार्ट अकाउंटेंसी फर्म है भाई, फैट एंड एसोसिएट्स एंड स्टैट ऑडिटर्स ऑफ लीन कंपनी लिमिटेड। अच्छा, चार्ट अकाउंटेंसी फर्म है और ये स्टैट ऑडिटर्स हैं किस कंपनी के? लीन कंपनी के स्टैट ऑडिटर्स हैं। डिसॉल्व्ड, अच्छा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई ऑन 1 जून 2024। कंपनी मतलब खत्म हो गई, ठीक है, कंपनी डिसॉल्व हो गई ओइंग टू डिस्प्यूट अमंग्स पार्टनर्स। रीजन क्या था कंपनी के डिसॉल्व होने का? पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया था, पार्टनर्स में लड़ाई हो गई थी, इस वजह से कंपनी फर्म खत्म हो गई, फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है खत्म हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लीन अपॉइंटेड मस्कुलर एसोसिएट्स as their new auditors for 1 year in the meeting held on 15th June 2024. अच्छा, कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भाई नए ऑडिटर्स भी अपॉइंट कर लिए। वाह! और देखो क्या 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट कर लिए? हाँ जी हाँ, 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट कर लिए। 1 जून को कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई और 15 जून को नए ऑडिटर अपॉइंट भी कर लिया। और पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, रेजिग्नेशन की वजह से नहीं है, अदर देन रेजिग्नेशन की वजह से रीजन है। इस केस में तो अप्रूवल बोर्ड का भी नीचे होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के लिए अपॉइंट कर ले, बल्ले बल्ले नहीं, शावा शावा हो जाता है। मजा आ गया, मजा। बता दो वैलिड है ना? बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दो वैलिड, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो वैलिड। बताओ वैलिड है ना अपॉइंटमेंट एकदम? यहां तो कोई डाउट नहीं है,
देखो 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट कर दिया और शेयर होल्डर्स की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है कि रेजिग्नेशन के अलावा किसी और रीजन की वजह से यहाँ अपॉइंटमेंट हो रहा है। ओ बल्ले बल्ले नी शावा ते शावा, मजा आ गया मजा। ओ गुरु हो जा शुरू, वैलिड है ना, एकदम वैलिड। क्या अपॉइंटमेंट एकदम वैलिड है? अनुराज कह रहा है यस वैलिड, सिया शर्मा कह रही है इनवैलिड। क्यों सिया, कहां से इनवैलिड कहां से हो गया? हाँ सिया कह रही है इनवैलिड, बताओ हद हो गई। सिया क्यों कह रही हो तुम इनवैलिड, नालायक लड़की? कहां से तुम्हें इनवैलिड दिख रहा है बता दो जरा। हाँ इनवैलिड कैसे हुआ ये बता दो। वेरी गुड, सार्थक का बिल्कुल सही आंसर आ गया, सार्थक सोलंकी का बिल्कुल सही आंसर आ गया। आओ आंसर पढ़ते हैं भाई। इसमें है एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कैजुअल वैकेंसी के केस में और फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो अपॉइंटमेंट होता है वो टिल नेक्स्ट एजीएम ही हो सकता है। यहां तो एक साल के लिए अपॉइंट कर दिया, गलत बात। एक साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता, टिल नेक्स्ट एजीएम ही अपॉइंट। अगर नेक्स्ट एजीएम 6 महीने में हो गई तो 6 महीने तक होगा अपॉइंटमेंट। तो यहाँ ये गड़बड़ है इस अपॉइंटमेंट में। सो आओ पढ़ते हैं आंसर क्या कहता है। एज पर सेक्शन 139(8) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर मे बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल करना पड़ता है। फर्दर, इफ कैजुअल वैकेंसी हैज बीन क्रिएटेड बाय रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के रेजिग्नेशन से अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो it shall also be approved by the company at the AGM। हमारा केस ये है ही नहीं। हमारे केस में जो रेजिग्नेशन की वजह से भाई ये नहीं हुआ है, ये तो फर्म ही डिसॉल्व हो गई, फर्म ही खत्म हो गई, इस वजह से वैकेंसी अराइज हुई है, तो रेजिग्नेशन की वजह से नहीं है हमारा केस। इन द इंस्टेंट केस अपॉइंटमेंट ऑफ मस्कुलर एसोसिएट्स इज ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी, हेंस इट इज टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। दिस कंडीशन मेट इन दिस केस, दिस कंडीशन इज मेट, ये कंडीशन तो मीट हो गई। 30 दिन के अंदर अंदर तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया, लेकिन किंतु परंतु however new order cannot be appointed for 1 year। new order 1 year के लिए नहीं अपॉइंट होगा। they can be appointed till conclusion of next AGM only। कब तक के लिए अपॉइंट हो सकते हैं वो? अगले एजीएम तक ही अपॉइंट हो सकते हैं, उसके अलावा अपॉइंट नहीं हो सकते। यह है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये जो अपॉइंटमेंट है ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं रहा भाई। इस अपॉइंटमेंट में है ये दिक्कत। ठीक है, बात समझ में आई? हम क्यों इस वाले अपॉइंटमेंट को क्लियर चिट नहीं दे रहे, हमने क्या प्रॉब्लम देखी, बात समझ में आई? हाँ जी हाँ सर, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस। और देखो भाई, जो मैं नाचता रहता हूँ ना, जो नाचता रहता हूँ, कभी इधर जाऊंगा, कभी इधर जाऊंगा, कभी इधर जाऊंगा, कभी इधर, नाचता रहता हूँ, वो नाचने का रीजन ये है ताकि तुम पूरा बोर्ड प्रॉपर्ली देख पाओ, सारे इसके शब्द प्रॉपर्ली देख पाओ और इसे अपने रजिस्टर में कॉपी भी कर पाओ। ठीक है, इसे रजिस्टर में कॉपी करना जरूरी। वो जो महान हस्तियां जो कहते हैं सर हमने तो क्लिक कर लिया, फोटो ले ली, अपने आप एग्जाम में पढ़ लेंगे, गलत बात है भाई, गलत बात। सारा का सारा अपने रजिस्टर में कॉपी करो, एक एक केस स्टडी, एक एक चार्ट, एक एक शब्द जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल भी जो लिखता हूँ, वो भी कोशिश करो अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने की। ठीक है चलो कौन सा क्वेश्चन बता दो, पता नहीं क्या बोल रहा है। चलो भाई, ओके गाइस, सो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट अपने सेक्शंस पढ़े। ठीक है, अपने तीनों सेक्शन आज हमने खत्म करे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर जो हमारा पहला सेक्शन था 139, वो हमने खत्म करा। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी बुक में इस वाले सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये सेक्शन का जो टेक्स्ट है, ये आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको ढंग से लिखना है, ढंग से अंडरलाइन करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसके सारे प्रोविजंस याद हो जाएं और धीरे धीरे करके आपको बाय हार्ट इसके प्रोविजंस होने लगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी बुक रेफर करने की जरूरत ना पड़े, आपको बुक रेफर करने की कभी भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, आप डायरेक्टली अपना भाई जो क्वेश्चन देखा तो आप डायरेक्टली उसे आंसर कर पाओ। इस तरह से आपके सेक्शंस आपके जहन में आ जाने चाहिए। और रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ के सेक्शन को लर्न करोगे तो याद ज्यादा अच्छे से होगा एज कंपेयर टू रटना। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है क्वेश्चन को और तब जाके अप्लाई करना है। ठीक है, सो ये है इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर में। हाँ मैंने फोटो ले ली, कॉपी में लिख लूंगा। चलो वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन भेजा? मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ क्वेश्चन भेज रहे हो तुम। तुमने शायद किसी और को व्हाट्सएप कर दिया क्वेश्चन। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन।
शो नहीं हो रहा सार्थक का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन शो ही नहीं हो रहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, आई डोंट नो. Okay, so that's all for this particular session, guys. We'll be meeting us next session for more sections of audit and more provisions of audit. Till that time, all the very best and happy studying. Bye bye. See you in the next session.